नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। चले ऐप कहानी पर नजर डालें। खूबसूरत सीईओ को मुझसे प्यार हो गया। अध्याय 9191870885 विशाल क्षमता वाली पोशाक। 91 अध्याय 87 अध्याय 085 विशाल क्षमता वाली पोशाक। 91 अध्याय 87 अध्याय 085 विशाल क्षमता वाली पोशाक। लॉबी में रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने ठंडेपन से अर्जुन रायजादा को देखा। श्री ली, मुझे सचमुच बहुत दुख है। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से अर्जुन रायजादा को देखा। मैं आपकी माफी को अस्वीकार करती हूँ। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी। फिर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मुझे अपनी करनी दिखाओ जिससे मैं अपनी माफी मांग सकूं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अर्जुन रायजादा दंग रह गया। चलो, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, चलो पीते हैं। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने तुरंत अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बाहर भाग गई। वे फरारी में सवार हो गए और फिर शहर के मुख्य क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ गए। इस बार रिया ओबरॉय पिछली बार से सीधे बार की ओर जा रही थी, जो सुश्री थी। यान का बार। भोज के दौरान किसी समय सुश्री यान ने माफी मांग रिया ओबरॉय थी और अब वह जंपसूट पहन चुकी थी। एक साधारण जंपसूट पहना हुआ था जो कि बहुत ही सुरुचिपूर्ण था, फिर भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसका उत्कृष्ट चेहरा, जो आमतौर पर बेर के फूलों के मेकअप से चमकता रहता था, महिला बनने पर अपनी युवा शर्मीली चमक खो चुका था तथा उसमें सूक्ष्म आकर्षण और मनमोहक आकर्षण प्रकट हो रहा था। उसका चेहरा असाधारण अनुग्रह और शहरों को उखाड़ फेंकने में सक्षम एक दिव्य प्राणी के समान था, जिसे देखकर लोग अचानक अपनी आत्मा खो देते थे। लेकिन जो सबसे अविस्मरणीय था वह थी उसकी चमकदार तारों भरी आंखें। लाखों लोगों को मोहित करने वाली मुस्कान के साथ उसके पीछे से हमेशा एक हल्की प्राकृतिक पुदीने की खुशबू आती रहती थी, जो अर्जुन रायजादा के विचारों को बवंडर में भेज देती थी। एमिस यान, तुम वापस आ गए? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कहीं भी रुकना कष्टदायक लगता है। मक्खियां और मच्छर बार बार परेशान करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले वापस आ गई, सुश्री ने कहा। यान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी नजरें अर्जुन रायजादा पर टिक गईं। उनका आकर्षण स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा था। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका और उसे इस महिला की असाधारणता का एहसास हुआ। ली रुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री के साथ यान की खिलती हुई सुंदरता को देखकर वे पुरुष स्वाभाविक रूप से आपसे चिपके बिना नहीं रह सकते। ही मूर्ख लड़की, सुश्री। यान ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के चेहरे को चुटकी में पकड़ लिया। उसका नाजुक हड्डी रहित हाथ प्रकाश में चिकना लग रहा था और एक नर्म चमक उत्सर्जित कर रहा था। ली रुओ ने जल्दी से सुश्री को चकमा दिया। यान का हाथ थाम लिया और हंसते हुए कहा, वे लोग हमेशा सुश्री यान के करीब आना चाहते हैं। यान, ये तो बस अफसोस की बात है सुश्री। यान उन्हें कभी मौका नहीं देता। ठीक है, जल्दी करो और अर्जुन रायजादा को अंदर ले जाओ, सुश्री ने कहा। यान हल्के से मुस्कुराया। ओह सुश्री। यान, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने हैरान होकर पूछा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हूँ। ये कहने और बाहर एक और नजर डालने के बाद सुश्री ने कहा। फिर यान रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के साथ बार में दाखिल हुआ। एमिस यान के बार में लाउंज जैसा माहौल था, इसलिए इसमें अन्य बारों जैसा शोरगुल नहीं था। उन्होंने एक निजी बूथ चुना। ली रुओ आज अर्जुन रायजादा के साथ फिस्ट कटिंग का खेल खेलना चाहती थी, क्योंकि उसे इस तरह के खेलों से मनोरंजन किए हुए काफी समय हो गया था, जिससे उसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। इसलिए इस बार वह अर्जुन रायजादा को साथ ले आए। आज तुम मेरे साथ गैस फिस्ट शराब पीने का खेल खेलोगे। याद रखो, अगर तुम हार गए तो तुम पी जाओगे। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने एक धूर्त मुस्कान प्रकट की। कोई बात नहीं, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। अगर मैं अपने पे का आनंद लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने हल्के से सूंघा। फिर वेटर बियर के 2 डिब्बे लेकर आया और पे के साथ कुछ पके हुए व्यंजन परोसे। वहां कुछ नाश्ता भी था। औपचारिक पोशाक पहने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को कभी कभी हिलने डुलने में थोड़ी असुविधा महसूस होती थी, क्योंकि तेज गति से चलने पर गलती से बहुत कुछ उजागर हो जाता था।
इसलिए रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और ठीक से बैठ गई और अर्जुन रायजादा के साथ फिस्ट कटिंग खेलने लगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और शराब के प्रभाव में दोनों के बीच जल्द ही काफी अंतर आ गया। ली रुओ की पोशाक का पट्टा उसके कंधे से फिसल गया, जिससे बर्फ की तरह सफेद त्वचा का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया और आधे उजागर कामुक स्तन लगभग पूरी तरह से अर्जुन रायजादा के सामने थे। उसकी आंखें अनियंत्रित होकर उस सफेद मांस पर पागलों की तरह घूम रही थीं। गर्वित भरे हुए स्तन, जो एक पतली ब्रा से बड़ी मुश्किल से ढके हुए थे, एक साथ दबे हुए थे, जिससे एक गहरी आकर्षक दरार बन रही थी, जिसे पोशाक के नीचे छिपाए जाने की कल्पना करना कठिन था। ये परिमाण निश्चित रूप से अर्जुन रायजादा की पिछली कल्पना से परे था। उन्होंने सोचा था कि डीकापी रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ की सीमा है, लेकिन ये पता चला कि नीचे जो कुछ था वह उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था, जो कि हिमशैल के केवल टिप को ही प्रकट कर रहा था। पूर्णता से तो आंखें बाहर निकल आती हैं, निश्चित रूप से ई कप श्रेणी में। सचमुच इसके भीतर अद्भुत चीजें छिपी हुई थीं। अर्जुन रायजादा अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। हे तुम फिर हार गई, पी लो। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का चेहरा पीने से लाल हो गया था, उसकी कोमल गुलाबी त्वचा और भी सुंदर और आकर्षक हो गई थी। अर्जुन रायजादा ने बियर का घूंट लिया और अपने अंदर खुशी का अनुभव किया। शराब पीने का खेल सीखने के बाद से रिया ओबरॉय, ये छोटा सा शैतान, लगभग हमेशा जीतता रहा है, जिससे उसके लिए जीतने के बहुत कम अवसर बचे हैं। इस लड़की के दिमाग में क्या क्या आश्चर्य भरे होंगे। अर्जुन रायजादा ने भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाने लगा। उसकी साजिश के तहत उसने बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। कई बियर पीने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी पतली लड़की इतनी सारी बियर कैसे पी सकती है। अंततः रिया ओबरॉय और अधिक नहीं पी सकी, वो नशे में थी। तब तक रात के 11 बज चुके थे और अर्जुन रायजादा ने तुरंत बिल चुकाने के लिए एक वेटर को बुलाया। श्रीमान, सुश्री, यान ने आपका बिल पहले ही चुका दिया है, वेटर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तो घर पर है। अर्जुन रायजादा चौंका, फिर असहाय होकर हंसा। ऐसा लगता था कि यहाँ पे पदार्थों के लिए आने के कुछ फायदे हैं, वे मुफ्त हो सकते हैं। वेटर के जाने के बाद अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर देखा, जो सोफे पर आधा लेटा हुआ था। उसकी पोशाक की पट्टियां पूरी तरह से खुल गई थीं, जिससे उसके स्तनों का अधिकांश भाग दिखाई दे रहा था। यदि उन्हें सहारा देने वाली डेमी ब्रा न होती तो संभवतः वे पूरी तरह से अनावृत हो जाती। फिर भी यह अर्जुन रायजादा, एक वृद्ध कुंवारी, को तीव्र रूप से उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर देखा और मन ही मन सोचा, इस लड़की को जरा भी होश नहीं है, यह मेरे सामने लिटी हुई है। यदि कोई अन्य पुरुष रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को इस तरह देखता तो शायद वह पहले ही उससे दूर हो चुका होता। ऐसे मोहक उकसावे के तहत बहुत कम पुरुष अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्जुन रायजादा उसके पास गई और उसकी ड्रेस की पट्टियां ऊपर खींच दी, जिससे उसका आकर्षक क्लीवेज ढक गया। अरे रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं, उठो। अर्जुन रायजादा ने तुरंत उसके कोमल गाल पर थपथपाया। मम, मैं सोना चाहती हूँ। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं पलट गई और पूरी तरह से सोफे पर पसर गई। अर्जुन रायजादा ठिठक गया और बोला, बड़ी बहन, अगर आप सोना चाहती हैं तो घर चली जाए। यहाँ सोते हुए कैसा लग रहा है? ली रुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन रायजादा ने उसकी मुड़ी हुई आकृति को देखकर असहायता से अपना सिर हिलाया। वे कहते हैं कि जो लोग सिकुड़कर सोते हैं वे असुरक्षित महसूस करते हैं। अर्जुन रायजादा खुद को रोक नहीं सका और उसकी ओर कोमलता से हाथ बढ़ाया। वह नीचे झुका और उसके अत्यंत सुंदर चेहरे को निहारने लगा, सृष्टिकर्ता की ओर से एक सच्ची उत्कृष्ट कृति। ली रुओ के सुंदर चेहरे की प्रशंसा करते हुए अर्जुन रायजादा उसके गाल पर एक कोमल चुंबन देने के लिए नीचे झुकने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने उसे चूमा, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। एमिस, यान पहले ही किसी समय बार छोड़ चुका था। उत्साही वेटर ने उसके लिए दरवाजा खोला और उसे विदा किया। जैसे ही वह चला गया, अर्जुन रायजादा ने बार के नियॉन साइन की ओर देखा, नाइट कलर बार। उसने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को यात्री सीट पर बिठाया और गाड़ी चलाकर चला गया, लेकिन मुख्य सड़क पर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि उसे कहां जाना है।
रिया ओबरॉय लकड़ी की तरह सो रही थी, उसे जगाना तो दूर की बात थी, वह कोई सुसंगत उत्तर देने में भी सक्षम नहीं थी। कुछ विचार करने के बाद उसने उसे जियांगन नंबर 1 जिले में विला नंबर 1 में वापस ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां तीसरी मंजिल पर रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं द्वारा एक कमरा तैयार किया गया था। गंतव्य का निर्णय करने के बाद अर्जुन रायजादा ने कार मोड़ रिया ओबरॉय और तेजी से आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वे जियांगन नंबर 1 पर पहुंच गए। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की कार को पहचान लिया और बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद उसने कार को विला नंबर 1 के गैराज में पार्क किया और फिर रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को ऊपर ले गया। हालांकि वह भारी नहीं थी, फिर भी उसे लगातार तीसरी मंजिल तक ले जाना उसके लिए थोड़ा सांस लेने में तकलीफदेह था। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में बिठाया और शॉवर में घुस गया। नहाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास कपड़े बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई विकल्प न होने पर उसने खुद को तौलिया में लपेटा और बाहर आ गया। ली रुओ बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कपड़े पहनने में असुविधा महसूस करते हुए उसने अपनी पोशाक उतार दी। उसकी मलाइदार नंगी त्वचा हवा के संपर्क में थी। अपनी ड्रेस उतारने के बाद उसने लापरवाही से अपनी डेमी ब्रा भी खोल दी। अर्जुन रायजादा हक्का बक्का रह गया, उसका खून तेजी से दौड़ रहा था। बिस्तर के सामने वह पीला कीटोन शरीर, जिसके गर्भ से भरे हुए स्तन शहद से भीगे फूलों की तरह दिख रहे थे, अर्जुन रायजादा नामक मधुमक्खी को, जो कई दिनों से भूखी थी, अदम्य रूप से करीब खींच रहा था। अर्जुन रायजादा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका छोटा लड़का प्रत्येक धड़कन पर उछल रहा है। प्रत्येक धड़कन के साथ ये थोड़ा बढ़ता गया, प्रत्येक धड़कन के साथ ये थोड़ा लंबा होता गया। सफेद तौलिए के नीचे एक विशाल तंबू लगाया गया था। ली रुओ पलट गई, उसकी पीठ अर्जुन रायजादा की ओर थी। दूसरी ओर उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपनी आंखें खोलकर अपने होंठ काटते हुए अर्जुन रायजादा का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छे क्षण की प्रतीक्षा में लेटी रही। उसका हाथ पहले ही तकिए के नीचे जा चुका था और उसमें रेकलेस स्प्रे था। अगर अर्जुन रायजादा सचमुच झपकता तो वह स्प्रे निकालने में संकोच नहीं करती। 93 अध्याय 89 अध्याय 87 फेस किलिंग जनरल स्मैक। दोनों के बीच पहली बार भिड़ंत हुई। अर्जुन रायजादा ने प्रतिद्वंद्वी की तलवार को रोकने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया, जिससे उसे चोट लग गई। अर्जुन रायजादा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह अपने ऊपर अत्यधिक दबाव डाल रहा था। फेस किलिंग जनरल, महान जनरल के अधीन 5 किलिंग जनरलों के नेता होने के नाते अर्जुन रायजादा का प्रबल न होना सामान्य बात थी। बेशक आमने सामने मार न पाने का मतलब यह नहीं था कि वह रणनीति का इस्तेमाल करके हत्या नहीं कर सकता था। अपने भागने के करियर के दौरान अर्जुन रायजादा ने अपने से अधिक शक्तिशाली अनगिनत विशेषज्ञों को मारने के लिए रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। हालांकि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की उपस्थिति में रणनीतियों का उपयोग बहुत सीमित था। अर्जुन रायजादा ने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाया, लानत है, मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन रायजादा ने एक भयंकर चीख मारी, अपने खंजर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और फेस किलिंग जनरल की ओर एक सर्पिल हमले में सीढ़ियों से नीचे कूद गया। फेस किलिंग जनरल ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, ये तुच्छ तरकीबें हैं, देखो मैं इन्हें कैसे तोड़ता हूं। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत अपनी तलवार उठाए और अर्जुन रायजादा की ओर वार किया। दरार। एक तेज आवाज के साथ अर्जुन रायजादा का संयुक्त खंजर बुरी तरह से काट दिया गया। खंजर का पिछला हिस्सा अर्जुन रायजादा के कंधे पर जोरदार तरीके से लगा। शुक्र है कि खंजर ने सुरक्षा प्रदान की, अन्यथा फेस किलिंग जनरल के उस प्रहार से अर्जुन रायजादा का कम से कम एक हाथ कट गया होता। फिर भी अस्थायी सुरक्षा के बावजूद भी प्रहार से गहरा घाव हो गया। अर्जुन रायजादा ने एक निर्दयी मुस्कान प्रकट की और कहा, कोई जोखिम नहीं, कोई हुजी नहीं। बोलते हुए उसने तेजी से अपने दाहिने हाथ में पकड़ा खंजर फेंक दिया। इतनी नजदीक होने के कारण फेस किलिंग जनरल को बचने का समय नहीं मिला और खंजर सीधे उसके गले में जा लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। वह विश्वास नहीं कर सका कि अर्जुन रायजादा ने उसे मार डाला था। हमेशा चींटी की तरह इधर उधर भागते रहने वाले अर्जुन रायजादा उसके पीछा से बचने में कामयाब हो गए थे। वह इस पर विश्वास नहीं कर सका या इसे समझ नहीं सका, लेकिन घटना घट चुकी थी और यह अपरिवर्तनीय थी। बूम! फेस किलिंग जनरल का विशालकाय शरीर सीढ़ियों से लुढ़क कर धड़ाम से नीचे गिर गया। इस बार अर्जुन रायजादा ने खुद को लगभग एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया था।
यदि वह थोड़ी भी असावधानी बरतता तो शायद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं पाता और शायद अपना एक हाथ भी खो देता। एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि फेस किलिंग जनरल ने उन्हें बहुत कम आंका था और उन्हें लगा कि महान जनरल के अधीन काम करना संदिग्ध था, क्योंकि उनका मानना था कि मुर्गे को मारने के लिए क्लीवर का उपयोग क्यों किया जाए। अर्जुन रायजादा ने निगल लिया और फिर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। ली रुओ दौड़कर नीचे आए, उत्साह से अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, अर्जुन रायजादा, तुम अविश्वसनीय हो, तुमने वास्तव में उसे मार डाला। बड़े भाई हाओजी और दाजिया अंततः अंदर घुस गए। जब उन्होंने सुना कि अर्जुन रायजादा खतरे में है तो दोनों बहुत चिंतित हो गए और उन्हें मरने जैसा महसूस हुआ। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अर्जुन रायजादा सीढ़ियों पर कमजोर होकर बैठा था, जबकि फेस किलिंग जनरल का शरीर सीढ़ियों से नीचे हॉल में लुढ़क गया। वे दोनों ही हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। हे भगवान, बड़े भाई ने वास्तव में फेस किलिंग जनरल को मार डाला, जो महान जनरल के अधीन 5 किलिंग जनरलों में से एक था और उनमें से सबसे शक्तिशाली और निर्दयी था। उन्होंने अविश्वास से अर्जुन रायजादा को देखा और पूछा, बड़े भाई, क्या तुमने उसे मार डाला? हे, इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? अर्जुन रायजादा ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। हे भगवान, दोनों ने कहा। अर्जुन रायजादा ने इसे गुप्त रखने के लिए अपनी आंखों से इशारा किया और कहा, तीसरी मंजिल पर 2 और हैं, बेहतर होगा कि आप दोनों इन शवों से जल्दी निपट लें। ली रुओ और मुझे यहां से जाना होगा। ठीक है, दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। फिर अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ का हाथ पकड़ लिया और तेजी से बाहर की ओर भागा। हाओजी और दाजिया हॉल में खड़े होकर फेस किलिंग जनरल के शरीर को देख रहे थे। दोनों को कुछ अविश्वास हो रहा था, लेकिन तथ्य उनकी आंखों के सामने था और वे इस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। दोनों ने तुरंत फेस किलिंग जनरल के शरीर को बाहर निकाला, फिर ऊपर से 2 शवों को भी हटा दिया। तीनों शवों पर कुछ रहस्यमय तरल छिड़का और पलक झपकते ही शव पानी के धब्बों के एक कुंड में बदल गए, मानो वे इस दुनिया में कभी मौजूद ही न हो। हाओजी और दाजिया ने तीनों व्यक्तियों के कपड़े और अवशेषों को दफना दिया, फिर तुरंत घटनास्थल से चले गए। अर्जुन रेजादा ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के साथ शिनहाई अपार्टमेंट की ओर जल्दी से चल पड़ा। शायद यहां थोड़ा सुरक्षित था। कम से कम समुदाय की जनसंख्या बहुत अधिक थी और उनके प्रतिद्वंद्वी आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पहचान उजागर न हो जाए जिससे वे खतरे में पड़ जाएं। अर्जुन रायजादा, क्या यहां सुरक्षित है? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने घबराहट से पूछा। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से सुरक्षित है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। फिर दोनों जल्दी से ऊपर चले गए। अर्जुन रायजादा ने कमरे का दरवाजा खोला, जांच की कि अंदर सब कुछ सामान्य है, और फिर रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अंदर आने दिया। अर्जुन रायजादा ने दरवाजे पर एक पारदर्शी रेन सिल्क लटका दिया और खिड़की पर एक घंटी लगा दी। इसके बाद उन्होंने यांग ताइशांग द्वारा लगाए गए दरवाजे के कुंडी पर एक स्विच दबाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अर्जुन रायजादा अंततः सोफे पर लेट गया। ली रुओ अर्जुन रायजादा की ओर झुकी और डरते हुए बोली, अर्जुन रायजादा, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, वे कुछ समय तक दिखाई नहीं देंगे। अर्जुन रायजादा ने राहत की सांस ली। ली रुओ उसके आलिंगन में झुक गई और सुगंध की लहरें उस पर छा गईं। क्यों? तुम्हें कैसे पता? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं चौंक गई और बोली, दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने ही तुम्हें इसमें घसीटा है। यदि वे न होते तो आपका उनसे सामना न होता। अर्जुन रायजादा अजीब तरह से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वास्तव में अर्जुन रायजादा जानता था कि ये लोग विशेष रूप से उसे निशाना बना रहे थे, लेकिन रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को यह एहसास नहीं था कि वे अर्जुन रायजादा को निशाना बना रहे थे, उसे नहीं। हत्या का निशाना बनने के आदि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं सुन्न हो गए थे। चलो जल्दी आराम करते हैं, हमें कल भी काम करना है। अर्जुन रायजादा वास्तव में थका हुआ और परेशान था। सुबह का 1 बज चुका था और उसकी पलकें झपक रही थीं। ली रुओ ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं सोने से पहले नहा लूंगी। आगे बढ़ो। अर्जुन रायजादा ने हाथ हिलाया। ली रुओ ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर बाथरूम में चली गई। तुरंत ही कमरे में पानी के छींटे पड़ने की आवाज गूंजने लगी। भयंकर दौड़ के बाद उसे काफी पसीना आ गया था। आईने में उसकी प्रभावशाली आकृति को देखकर रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा प्रसन्न हुआ, लेकिन वह कमीना अर्जुन रायजादा खुद को इतनी अच्छी तरह से कैसे रोक पाया? ली रुओ दुविधा में थी। एक ओर तो उसे उम्मीद थी कि अर्जुन रायजादा कोई कदम उठाएगा,
जिससे ये साबित हो जाएगा कि उसके फिगर का उस पर काफी प्रभाव है। दूसरी ओर उसे उम्मीद थी कि अर्जुन रायजादा अपना धैर्य बनाए रखेगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वह एक भरोसेमंद आदमी है और उसने उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। यह मूर्ख लड़का। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के नहाने के बाद उसके शरीर से टपकती पानी की बूंदों को देखकर उसका आकार और भी अधिक आकर्षक लग रहा था, मानो कोई देवी पानी से निकल रही हो, प्राकृतिक और अलंकृत। शायद यह उसके लिए सबसे अच्छा वर्णन था। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं अपने आकर्षण से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोली, अगर अगला जीवन है तो मुझे एक आदमी बनना होगा और मेरे जैसी खूबसूरत महिला से शादी करनी होगी। जब रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं बाथरूम से बाहर आई तो अर्जुन रायजादा पहले से ही सोफे पर सो रही थी, जिससे रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं खुद को क्रोधित महसूस करने से रोक नहीं पाए। ये बेवकूफ बस ऐसे ही सो रहा है। क्या वह बहुत ज्यादा था, उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? या फिर क्या उसके मन में इस बात की कोई कल्पना नहीं थी कि वह अपनी गौरवशाली छवि को किस रूप में देखती है? अचानक रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को बहुत निराशा महसूस हुई। वह स्नान तौलिया में लिपटी हुई गर्व से छाती को ऊपर उठाए, तौलिया मुश्किल से उसे ढक रहा था, फिर भी उसमें अर्जुन रायजादा की मजबूत मर्दाना गंध थी। कदम दर कदम वह अर्जुन रायजादा की ओर बढ़ी। ली रुओ अर्जुन रायजादा के सामने खड़ा था। अर्जुन रायजादा के कौन से जानता था, वह रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के रहस्यमय क्षेत्र को पूरी तरह से देख सकता था यदि वह अपनी आंखें खोलता। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं वास्तव में कमांडो जा रही थी। ली रुओ नीचे बैठ गई और अर्जुन रायजादा के चेहरे को देखने लगी, जो चाकू से उकेरा हुआ लग रहा था। दृढ़ निश्चय लेकिन गर्मजोशी में कोई कमी नहीं थी। अर्जुन रायजादा की पलकें लंबी और घुमावदार थीं, फिर भी वे स्त्रीयोचित नहीं लग रही थी। इसके विपरीत वे बहुत सुंदर थी और उनमें वीरता का भाव था। ली रुओ ने धीरे से अर्जुन रायजादा के गाल को छुआ। उसकी त्वचा बहुत चिकनी थी, किसी स्त्री की तरह। ली रुओ ने अर्जुन रायजादा के गाल पर चुटकी काटी और इस आदमी ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अर्जुन रायजादा के चेहरे की ओर देखा, गहरा स्नेह महसूस करते हुए। अचानक अर्जुन रायजादा को चिढ़ाने का विचार उसके दिमाग में आया। ली रुओ के होंठ एक चंचल बचकानी मुस्कुराहट में मुड़ गए। वह जल्दी से कमरे में चली गई, फिर चारों ओर खोजबीन की। अंत में उसे एक काला माकर मिला। फिर उसने अपने मोटे होठों को फुला लिया और अपनी आंखों को अर्धचंद्र की तरह झुका लिया। उसने कलम पकड़ी और अर्जुन रायजादा के चेहरे पर चित्र बनाना शुरू कर दिया, मानो वह कागज का एक खाली टुकड़ा हो। ली रुओ का व्यक्तित्व द्वंद्व से भरा था, ठीक उसी तरह जैसे जब संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका दिल टूट गया था और वे एक मनोवैज्ञानिक के पास गई थीं, तो मनोवैज्ञानिक ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं से कहा था, आपका मानस विभाजित हो गया है, जो दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक होने के लिए आपको समय, अवसर या किसी अन्य रिश्ते के उभरने का इंतजार करना होगा। इस प्रकार वर्तमान रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं दो अलग अलग लोगों की तरह थी। अगर जो लोग उसे नहीं जानते थे तो वे सोच सकते थे कि वे सुबह और रात में एक अलग व्यक्ति से मिल रहे हैं। उस समय रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं एक माकर पकड़े हुए अर्जुन रायजादा के चेहरे पर चित्र बना रही थी, मानो कोई सावधानीपूर्वक कल्पना की गई तस्वीर बना रही हो। इससे पहले कि वह जानती, आधा घंटा बीत गया। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने आखिरकार आखिरी स्ट्रोक लगा दिया और समग्र परिणाम को देखते हुए उसने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। वह आलस से खींची, फिर अर्जुन रायजादा के कमरे की ओर चली गई, बिस्तर के सिरहाने लेट गई। अर्जुन रायजादा के मजबूत पुरुष फेरोमोन को सूंघने लगी और अनजाने में वह सो गई। 94 अध्याय 90 अध्याय 088 स्वप्न में अंधेरे में अर्जुन रायजादा को ऐसा लगा जैसे वह कोहरे से गुजरकर एक चट्टान पर आ गया हो। वह हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। यह एक उजाड़ जगह थी जहां जीवन का कोई संकेत नहीं था। अचानक काले कपड़े पहने कुछ लोग उसकी ओर तेजी से बढ़े। समूह के सामने एक परिचित आकृति का पीछा करते हुए अर्जुन रायजादा चौंका। अरे, क्या यह मैं नहीं हूं? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अर्जुन रायजादा फिर से उस सपने में प्रवेश कर चुका था। उसने सपने में खुद को पीछा करते और मारते हुए देखा। अर्जुन रायजादा हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वे लोग उसके शरीर के आर पार निकल गए। वह उनका पीछा रोकने में असमर्थ था। काले कपड़े पहने पुरुषों के समूह का सामना करते हुए अर्जुन रायजादा उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन महिला हमेशा सुंदर चेहरे वाली में एक आकर्षण था जिसने पहली नजर में उसकी निगाहें खींच ली। अर्जुन रायजादा को वह असाधारण रूप से परिचित लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उसे पहले भी देखा हो।
तुम मुझे मार दो अर्जुन रायजादा, आज और अगले जन्म में मैं तुम्हें 10 गुना बदला दूंगा। अर्जुन रायजादा ने खुद को खून से लथपथ चट्टान पर खड़े होकर देखा और फिर नीचे गिरने से पहले लोगों को घूरा। काले कपड़े पहने लोग तेजी से आगे बढ़े। चट्टान के नीचे बादलों का एक लहरदार समुद्र था और अर्जुन रायजादा की परछाई अब दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अर्जुन रायजादा को जकड़ लिया हो और वह अचानक चट्टान से गिर गया। धमाका! अर्जुन रायजादा अचानक जमीन पर आ गिरा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और परिचित परिवेश को देखा। असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, फिर वही सपना। मुझे हमेशा ये अंतहीन सपने क्यों आते हैं? अर्जुन रायजादा जल्दी से जमीन से उठा, अपनी दुखती नाक को रगड़ा। वह जमीन पर नाक के बल गिरा था और उसका चेहरा जमीन पर गिर गया था और पिछली रात बहुत अधिक शराब पीने के कारण उसे पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई। सुबह की इच्छा के साथ साथ उसे शौच जाने की और भी तीव्र इच्छा हुई और वह आदतन बाथरूम की ओर चला गया। अर्जुन रायजादा ने अंदर से आती सरसराहट की आवाजों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने आत्मविश्वास से दरवाजा खोल दिया। अर्जुन रायजादा के घर में शौचालय नहीं था, बल्कि एक स्क्वाट शौचालय था। जब उसने दरवाजा खोला तो वह अंदर एक देवी जैसी दिखने वाली महिला को बैठे देखकर दंग रह गया। उसने अपना दुपट्टा ऊपर खींच लिया था और दरवाजे की ओर मुंह कर लिया था और उसके निजी अंग पूरी तरह से अर्जुन रायजादा के सामने खुले हुए थे। ली रुओ सुबह जल्दी उठ गई और उसे असहज महसूस हुआ। वह बिस्तर से उठी और ये देखकर कि अर्जुन रायजादा अभी भी सो रहा है, जल्दी से बाथरूम में चली गई। असुविधा के कारण और क्योंकि अर्जुन रायजादा सो रहा था, उसने दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं उठाई। बैठे बैठे शौचालय का उपयोग करने की आदी होने के कारण उसे उखड़ू शौचालय में शौच करने में कठिनाई होती थी और उसे इसे रोककर रखना पड़ता था। जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया। चौंककर रिया ओबरॉय ने देखा कि आधी नींद में अर्जुन रायजादा अंदर आ रहा है। एक हाथ से अपनी पैंट में कुछ टटोल रहा है और एक बड़ी गहरी काली वस्तु निकाल रहा है जो खतरनाक तरीके से उसकी ओर मुंह करके खड़ी है। उसी क्षण रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और हक्की बक्की रह गई और उसका मूत्र अचानक बह निकला। हिस! अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह रिया ओबरॉय को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो केवल एक तौलिया में लिपटी हुई थी। उसकी गर्वित छाती उसकी जांघों से दबी हुई थी, जिससे 2 आकर्षक बर्फ सफेद बंस बन गए थे, वास्तव में अप्रतिरोधक, विशेष रूप से नीचे का कम ढका हुआ कोमल क्षेत्र जो एक आदमी के लिए सबसे मोहक स्थान था। हे भगवान, कितना सुंदर दृश्य है! अर्जुन रायजादा अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। अंततः जागते हुए रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने एक तेज चीख निकाली। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपने कान ढक लिए और बाहर भाग गया। उसकी निचली स्थिति अभी भी अनसुलझी थी। उसने जल्दी से बाथरूम में अपना चेहरा धोया, फिर आईने में अपने अचंभित प्रतिबिंब को देखकर उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, अरे क्या ये सिर्फ एक सपना था? स्तब्ध होकर अर्जुन रायजादा सोफे पर जाकर बैठ गया। हाल की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं, विशेष रूप से रिया ओबरॉय की उखड़ू बैठने की मुद्रा, नीचे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हल्के भूरे रंग का जंगल और टपकती हुई धारा। अर्जुन रायजादा के भीतर से दुष्टता की लहर उठी और उस क्षण उसकी उत्तेजना एक बार फिर जाग उठी। अपने गालों पर थप्पड़ मारते हुए उसने कहा, अरे मैं तो कोई गीला सपना देख रहा हूँ, है ना? अर्जुन रायजादा को विश्वास नहीं हो रहा था और न ही उसने विश्वास करने की हिम्मत की कि जो उसने अभी देखा था वह वास्तविक था। जैसे ही वह बाथरूम में दोबारा जाने वाला था, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और बाहर आई। उसने कसकर तौलिया लपेटा हुआ था, उसकी त्वचा पर लालिमा के साथ वह बेहद शर्मिंदा दिख रही थी। उसने अर्जुन रायजादा की ओर नहीं देखा और सीधे कमरे में चली गई। अर्जुन रायजादा ने झट से पुकारा, ली रुओ। ली रुओ थोड़ी देर रुकी, पीछे मुड़ी और उसकी आंखें आंसुओं और छिपे आक्रोश से भरी हुई थीं। उस ठोस पछतावे ने अर्जुन रायजादा का गला लगभग घोंट दिया। ली रुओ ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या तुम संतुष्ट हो? मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देखा। क्या यही जवाब तुम मुझे दे रहे हो? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अर्जुन रायजादा को ठंडेपन से देखा और कहा, हो सकता है तुम मर्दों के दिलों में हमेशा सिर्फ औरतों के शरीर की ही परवाह होगी। आप पुरुष केवल हमारे शरीर के लिए महिलाओं से संपर्क करते हैं। आप जिस चीज का पीछा कर रहे हैं वह एक महिला के अंदर विस्फोट का क्षण है। ली रुओ के शब्दों ने अर्जुन रायजादा को अचंभित और निश्चल खड़ा छोड़ दिया।
ली रुओ की अभिव्यक्ति, उसकी निगाहें और उन हृदय विदारक आंसुओं ने अर्जुन रायजादा को बताया कि इस महिला के पीछे निश्चित रूप से एक वीरान कहानी छिपी है। उस क्षण अर्जुन रायजादा को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका दिल घुट रहा हो। उसने पीड़ा से अपने दिल को पकड़ लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और मटर के आकार के पसीने की बूंदें उसके माथे से जमीन पर गिर गईं। ली रुओ ने मुड़कर कमरे में प्रवेश किया, फिर पिछली रात के कपड़े बदले, थोड़ा सा साफ सफाई की और फिर बाहर आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से पूछा। काम करने के लिए। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने जाने से पहले अर्जुन रायजादा को एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं जब उसने जाने से पहले कहा, अगर तुमने आज जो हुआ उसके बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज तेजी से गूंजी जैसे कोई कांच गिर रहा हो, और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का दिल उस नाजुक कांच के मनके की तरह टूट गया। किसी कारणवश उसे अर्जुन रायजादा के प्रति घृणा का एहसास हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन रायजादा ने उसे पूरी तरह से देख लिया था और तब से उसके पास कोई गोपनीयता नहीं बची थी जहां तक उसका संबंध था। इस कमीने ने उसे अच्छी तरह से देखा था और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उसने उसके गुप्तांगों को भी देखा था। इन विचारों के साथ रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की शिकायतें आंसुओं में बदल गईं और वह फरारी में बैठ गई, एक बटन दबाकर उसे स्टार्ट किया और फिर तेजी से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कार छूटे हुए तीर की तरह निकली और तेजी से शिनहाई अपार्टमेंट से गायब हो गई। अर्जुन रायजादा सोफे पर बैठा सीधे सामने देख रहा था जैसे कि दूर भविष्य में कुछ आकर्षक हो। औरतों के दिलों को समझना मुश्किल है। अर्जुन रायजादा ने बेबसी से आह भरी, फिर जल्दी से नहाया और कपड़े बदले। अब कार्यालय जाना संभवतः असंभव था क्योंकि रिया ओबरॉय निश्चित रूप से उससे बहुत घृणा करती थी। बाद में उन्हें कार्यालय जाने, इस्तीफा देने का समय मिल जाएगा और इस शापित स्थान को छोड़ने का समय आ गया है क्योंकि बार-बार उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। अर्जुन रायजादा नीचे गया, 5 मीट बंस खरीदे और उन्हें खाने के बाद वह तुरंत हॉटपॉट सिटी चला गया। हॉटपॉट सिटी का नवीनीकरण अभी भी पूरे जोरों पर था। छोटे भाई इसमें व्यस्त थे और हालांकि यह कठिन काम था फिर भी हर कोई पूरी तरह से तैयार था। जियांग वेई ने पहले ही फैंग जिक्सियाओ के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। हकीकत में जियांग वेई एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसके अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और अपनी विद्रोही किशोरावस्था में वह खुद को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे दूसरों के लिए उसका फायदा उठाना आसान हो गया। ये सुनकर कि अर्जुन रायजादा एक कैसीनो खोल रहा है, जियांग वेई ने इसे खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देखा। यदि वह बहुत सारा पैसा कमा लेता तो उसे विश्वास था कि उसके माता पिता उसे गंभीर न होने के लिए परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार जियांग वेई ने इस कैसीनो में बहुत सारी भावनाएं निवेश की थीं। कई दिनों के नवीनीकरण कार्य के बाद वे लगभग पूरा हो गया तथा त्यान्या ग्रुप की नवीनीकरण टीम के साथ मिलकर अतिरिक्त समय तक काम करते रहे। त्यान्या ग्रुप की टीम के चले जाने के बाद भी फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग कैसीनो में व्यस्त थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कैसीनो जल्द से जल्द खुल सके। भाई अर्जुन, तुम यहाँ हो। फैंग जिक्सियाओ ने एक घिसा पिटा कपड़ा और एक मजदूर का हेलमेट पहना हुआ था, उसका शरीर सफेद चूने के लेप से ढका हुआ था। अर्जुन रायजादा को अंदर आते देख उसने जल्दी से ब्रश को पास की बाल्टी में फेंक दिया, फिर अपनी जेब से फुरोकिन का एक पैकेट निकाला। अर्जुन रायजादा को सिगरेट देते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? नौकरी भाड़ में जाए, मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। अर्जुन रायजादा ने सिगरेट ली, उत्सुकता से उसे सूंघा और पूछा, अरे तुमने कैसीनो खुलने से पहले ही फुरोकिन पीना शुरू कर दिया है? बिल्कुल नहीं, ये सब उस बच्चे जियांग वेई की वजह से है। फैंग जिक्सियाओ मुस्कुराया। जियांग वेई कहाँ है? अर्जुन रायजादा हैरान था। 95 अध्याय 91 अध्याय 089 आमिर दूसरी पीढ़ी के उद्यमी। ओह, वह बच्चा कुछ लोगों को अंदर ले जा रहा है, फर्श पर हथौड़ा मार रहा है। फर्श अभी अभी बिछाया गया है, इसलिए वे उन्हें कसने के लिए नीचे पटक रहे हैं। फैंग जिक्सियाओ ने अंदर पहले से ही अलग थलग कमरे की ओर इशारा किया, फिर अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, भाई अर्जुन, वास्तव में मैंने देखा है कि जियांग वेई बहुत सभ्य है। वह जानता है कि लोगों को कैसे संभालना है और वह कठिनाई भी सहन कर सकता है। वह पिछले कुछ दिनों से भाइयों के साथ यहाँ व्यस्त है और उसने कभी भी थकान या अधिक काम के बारे में शिकायत नहीं की है। वह सचमुच अच्छा है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर मुंह में बिना जली सिगरेट लिए अंदर चला गया। जियांग वेई रंगे बालों वाले कुछ लोगों के साथ फर्श पर हथौड़ा चला रहा था।
लाल रंग में रंगे बालों वाले युवकों में से एक ने हौंफते हुए अपने दांत भींचे और कहा, युवा मास्टर जियांग, आपकी हैसियत को देखते हुए आपको इस तरह का काम क्यों करना चाहिए? हम भाइयों को शराब पीकर औरतों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, लेकिन अब हमें देखिए, हम निर्माण मजदूरों का काम कर रहे हैं। हाँ युवा मास्टर जियांग, मुझे लगता है कि हमें इस भगवान भुलाए हुए स्थान को छोड़ देना चाहिए। एक और सुनहरे बालों वाला लड़का भी थका हुआ था, फर्श पर बैठा था, भारी सांस ले रहा था। वह शराब पीने और महिलाओं के साथ खेलने का आदी था। वह इस तरह के श्रम के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता था? इसलिए एक एक करके उन्होंने जियांग वेई के फैसले के बारे में शिकायत की। ठंडी मुस्कान के साथ जियांग वेई ने कहा, एक सच्चे आदमी को अपनी उपलब्धियां स्वयं बनानी चाहिए। मेरा मानना है कि हम यहाँ निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। ठीक कहा। अर्जुन रायजादा सिगरेट मुंह में दबाए ताली बजाते हुए अंदर आया। भाई, जियांग वेई मुस्कुराया और ये देखकर कि अर्जुन रायजादा की सिगरेट बुझी हुई थी, उसने जल्दी से एक जिप्पो लाइटर निकाला और उसे जलाने के लिए झुका। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जलाने दिया। बाकी लोग तुरंत परेशान हो गए और गुस्से से खड़े हो गए। अर्जुन रायजादा को घूरते हुए बोले, अरे तुम कौन होते हो यंग मास्टर जियांग से सिगरेट सुलगाने वाले? क्या आप जानते हैं कि यंग मास्टर जियांग कौन है? सभी ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और जियांग वेई ने तुरंत फटकार लगाई, चुप रहो तुम सब। मैंने अर्जुन रायजादा के साथ जुआ खेला और हार गया। मैं अपनी हार स्वीकार करने को तैयार हूं और उससे भाई कहकर संबोधित करता हूं। अगर मैं छोटा भाई हूं तो उसकी सिगरेट जलाना ही सही है। तो चुप हो जाओ। छोटे भाइयों ने अर्जुन रायजादा को घूरा, मानो वे उसे सबक सिखाना चाहते हों। जियांग वेई अपने पीछे के संबंधों को उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाना चाहता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि अर्जुन रायजादा ने बहुत पहले ही उसके पीछे के संबंधों का पता लगा लिया था। यही वजह है कि वह सबसे पहले जियांग वेई से संपर्क कर रहा था। अर्जुन रायजादा आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और अपने पैर से जमीन से एक हथौड़ा उठाया। सीमेंट के एक टुकड़े पर खड़े होकर उन्होंने समूह की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। इसके बारे में क्या ख्याल है? हंफ, आपको लगता है कि कुशल होना आपको अद्भुत बनाता है? पिछली बार हम आपसे इसलिए हार गए थे क्योंकि हमने आपको कम आंका था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। लड़कों ने दांत पीस लिए, हर एक ने एक हथियार पकड़ लिया। किसी ने फर्श के लिए हथौड़ा पकड़ा था तो किसी ने दीवारें तोड़ने के लिए लोहे की छड़। कुल 5 विभिन्न हथियारों के साथ अर्जुन रायजादा ने सिगरेट से राख झाड़ दी, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली और तेजी से उन पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही वह उनके करीब पहुंच गया। वे तुरंत चिल्लाए, भाइयों उसे पकड़ो। एक बेहतर जीवन के लिए चलो उसे अच्छी तरह से पीटे। ये कहते ही वे सब उस पर टूट पड़े। जिसके पास हथौड़ा था वह मजबूत और भारी था। जब वह दौड़ता था तो उसकी चर्बी हिलती थी। अर्जुन रायजादा ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, एक पैर से दीवार पर हल्के से थपथपाया और हवा में छलांग लगा दी। हवा में ही वह 360 डिग्री घूम गया और फिर अपने पैर के अगले हिस्से को हथौड़े से लैस आदमी के जबड़े पर जोरदार तरीके से मारा। पटुई। तुरंत ही हथौड़ा चलाने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिरते हुए थूकने लगा। उसने जो हथौड़ा उठाया था वह उसके पेट पर जोर से गिरा। जैसे ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई दिया क्योंकि हथौड़ा नीचे गिर गया, जिससे उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने ऐसे उल्टी कर दिया। उस झटके के बाद अब उसमें उठने का साहस नहीं बचा था। हूफ, आओ तुम सब, उसे नीचे ले जाओ। समूह के बाकी लोग अर्जुन रायजादा के चारों ओर घूम गए। बिना कुछ कहे उसने एक हाथ से जमीन पर खुद को सहारा दिया, फिर अपने पैर को फर्श पर घुमाया और सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। एक ऐसा प्रहार जो इतना शक्तिशाली था कि वे सब नीचे गिर पड़े। अर्जुन रायजादा जमीन से उठ खड़ा हुआ, सिगरेट पकड़े हुए मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हुनर इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मेरे दांतों में फंस सकें। अर्जुन रायजादा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। चूंकि उसने पिछली रात फेस किलिंग जनरल को मार डाला था, वह धीरे धीरे अपनी लड़ने की क्षमता पर नियंत्रण पा रहा था। वह हमेशा याओ यू से पराजित होता था और इसलिए अर्जुन रायजादा को लगता था कि उसके कौशल औसत दर्जे के हैं। हालांकि पिछले दिन फेस किलिंग जनरल को हराने के बाद अर्जुन रायजादा को एहसास हुआ कि वह वास्तव में काफी दुर्जय था। भाई, आपके पास वाकई बहुत बढ़िया कौशल है। जियांग वेई ने तुरंत ताली बजाई, फिर जमीन पर पड़े लोगों पर गुस्से से चिल्लाया,
तुम सब उठो और काम पर वापस लग जाओ। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी हानि स्वीकार करते हैं। जियांग वेई, अच्छा काम करते रहो, भविष्य में तुम्हारे लाभों की कमी नहीं होगी। अर्जुन रायजादा ने जियांग वेई को अंगूठा दिखाया, फिर कहा, मैं अब निकल रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बड़े भाई। जियांग वेई, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। किसी कारण से जियांग वेई की अर्जुन रायजादा में अधिक से अधिक रुचि बढ़ने लगी थी। अर्जुन रायजादा की निर्भीकता, उसकी बुद्धि, उसके कौशल, इन सब ने जियांग वेई को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। ये व्यक्ति, जिसकी पहचान एक रहस्य थी, ने वास्तव में यानबुआ का विरोध करने का साहस किया और यहाँ तक कि जियांगुआई शहर में एक जुआ प्रतिष्ठान भी शुरू किया। जियांग वेई वास्तव में जानना चाहता था कि वह भविष्य में फ्लेम ड्रैगन गैंग के हमले से कैसे निपटेगा। अर्जुन रायजादा बाहर आया और उसने देखा कि फेंग जिक्सियाओ व्यस्तता से काम कर रहा था। अचानक अर्जुन रायजादा को यह एहसास हुआ कि वह अनावश्यक था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अर्जुन रायजादा अकेले ही वहां से चला गया। वह यूनिवर्सिटी सिटी के आसपास टहलते रहे। कहीं और जाने के लिए कोई स्थान न होने के कारण वह नाइट कलर बार के पास से गुजरा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बार खुला था। इसके अलावा सुश्री यान प्रवेश द्वार से उसे मोहक दृष्टि से देख रहा था और मानो किसी भूत प्रेत से ग्रस्त होकर अर्जुन रायजादा अंदर चला आया। उन्होंने सुश्री का अभिवादन किया। यान, सुप्रभात सुश्री। यान, लगभग दोपहर हो गई है, अभी भी सुबह है, सुश्री ने पूछा। यान मंद मंद मुस्कुराया और फिर उत्सुकता से पूछा, अर्जुन रायजादा, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है ना? आप काम पर क्यों नहीं हैं? अर्जुन रायजादा चौंक गया, फिर अजीब तरह से हंसा और बोला, वहां एक गलतफहमी। मुझे श्रीमान के साथ गलतफहमी हो गई है ली, और मैं बस अपनी नौकरी छोड़ने वाला हूँ। ओह, सचमुच? सुश्री यान आश्चर्यचकित हुई, फिर उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, छोड़ना अच्छा है। तुम बाद में मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? ली रुओ तुम्हें जो भी भुगतान कर रही है, मैं उसे दोगुना कर दूंगा। उसके बारे में कैसा है? अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बार का आकार काफी अच्छा था, लेकिन जियांगुआई शहर में ऐसा बार लोकप्रिय नहीं था। न तो कोई चहल पहल वाला डांस फ्लो था, न ही कोई आकर्षक स्ट्रिपटीज शो था, और निश्चित रूप से कोई आकर्षक कैश एंड कैरी लेन देन नहीं था। इस प्रकार ये स्थान हमेशा ठंडा रहता था। अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा साथ दीजिए और हर दिन बातें कीजिए, सुश्री ने कहा। यान ने एक मोहक मुस्कान बिखेरी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप नौकरी की पोस्टिंग डालेंगे तो जियांगहुआई शहर के सभी पुरुष यहाँ आ जाएंगे। अर्जुन रायजादा हंसा। हे, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, सुश्री। यान ने बोलते हुए अपनी नजरें अर्जुन रायजादा पर डाली। अचानक अर्जुन रायजादा को लगा जैसे वह शिकार था और सुश्री यान एक शिकारी थी जो अपने शिकार की तलाश में राइफल लेकर निकली थी। अर्जुन रायजादा का पूरा शरीर कांप उठा और जल्दी से बोला, सुश्री यान, मुझे कुछ और काम भी करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? सुश्री यान आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, अभी कुछ बात सामने आई है, अर्जुन रायजादा ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा। कुआं, क्या आपके पास अभी भी वह बिजनेस कार्ड है जो मैंने आपको पहली मुलाकात में दिया था? सुश्री यान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने जिया री ओबरॉय से सुना है कि आप नकदी के लिए बेचने के लिए इसमें से सोने की धूल को खुरचने की योजना बना रहे हैं। क्या वह सच है? वह तो बस एक मजाक था। कार्ड अभी भी यहाँ है। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपनी जेब में कार्ड ढूंढा, लेकिन अब तक कार्ड झुर्रीदार हो चुका था और उसमें से कुछ सोने की धूल गिर चुकी थी। ये देखकर सुश्री यान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश हो, मेरी चीजें ऐसे कौन रखता है? मैं अर्जुन रायजादा बेहद शर्मिंदा था। वह चाहता था कि उसने इसे कभी बाहर न निकाला होता। हे सुश्री यान अचानक हंस पड़ा। उसने अर्जुन रायजादा के हाथ से बिजनेस कार्ड ले लिया और उसे एक नया कार्ड देते हुए कहा, इसे सुरक्षित रखना और अगर कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। जब तक यह मेरी शक्ति में है, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सुश्री यान। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से बिजनेस कार्ड सुरक्षित कर लिया, फिर सावधानीपूर्वक उसे अपने बटुए के एक डिब्बे में रख दिया। तभी सुश्री यान संतोष से मुस्कुराया। अर्जुन रायजादा घबराकर वहां से चला गया और सुश्री के सामने खड़ा हो गया।
यान, वह अपने आप को शिकार की तरह महसूस कर रहा था, पूरी तरह से नंगा और उजागर, इतना कमजोर जैसे किसी ने अपने आवरण उतार दिए हों। एमिस यान एक रहस्यमयी महिला थी, केवल बार के साथ। वह ऐसी महिला थी जिसे जियागुआई शहर में लगभग सभी लोग सम्मानपूर्वक सुश्री के रूप में संबोधित करते थे। यान निस्संदेह एक चौंकाने वाली पहचान रखता है। अर्जुन रायजादा ने इस अस्पष्ट रहस्य के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह पूरी तरह से गूढ़ थी, उसकी समझ से परे थी। ये जानने के अलावा कि उसका नाम सुश्री था, यान और वह नाइट कलर बार चलाते थे, वह उसके बारे में और कुछ नहीं जानता था। अर्जुन रायजादा भारी सांस लेते हुए नाइट कलर बार से बाहर निकला और यूनिवर्सिटी सिटी की ओर चल पड़ा। नगर प्रबंधन के साथ हुई पिछली घटना के बाद से आसपास सड़क विक्रेताओं की संख्या बहुत कम हो गई है। दोपहर के समय कुछ फल विक्रेता, जो गाड़ियां खींचकर तरबूज बेच रहे थे, थके हुए स्वर में आवाज लगा रहे थे। जियागुआई विश्वविद्यालय के पास से गुजरते हुए अर्जुन रायजादा को अचानक याद आया कि उसने कई दिनों से मोमो को नहीं देखा था, और इससे वह अंदर से चिंतित हो गया। 96 अध्याय 92 अध्याय 090 मोहक मोमो। तो अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना फोन निकाला, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसका मोबाइल चालू भी नहीं था। अपना नोकिया ब्रिक पकड़े हुए उसने फोन चालू किया और जल्दी से लियू मोमो को फोन मिलाया। मोमो की कक्षा समाप्त हो चुकी थी और वह सहपाठियों के साथ भोजन के लिए जाने वाली थी। अर्जुन रायजादा का फोन आने पर लियू मोमो बहुत खुश हुई। ये सुनकर कि अर्जुन रायजादा उनका इलाज कर रही है, उसने जल्दी से अपने 2 रूममेट्स को पकड़ लिया। स्कूल के गेट पर अर्जुन रायजादा चिलचिलाती धूप में प्रवेश द्वार के चारों ओर घूमता रहा, जहां सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन रायजादा को इधर उधर घूमते हुए देखा और यह जानते हुए कि वह वहां छात्र नहीं है, एक बिजली के खंभे की तरह अर्जुन रायजादा के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। चाहे अर्जुन रायजादा बाईं ओर या दाईं ओर चले, गार्ड उसका पीछा करेगा। अरे दोस्त, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। अर्जुन रायजादा ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा। मैं यहाँ सुरक्षाकर्मी हूँ और छात्रों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में कहा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, अर्जुन रायजादा ने तुरंत समझाया। तुम्हारे संदिग्ध पहनावे को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि तुम यहाँ महिला छात्रों पर डोरे डालने आए हो। सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन रायजादा को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, देखो, अगर तुम एक बड़े आदमी हो और किसी लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम एक कार तो ले लो, है ना? आजकल छात्राएं बहुत भौतिकवादी हो गई हैं। आप कार के बिना कैसे काम चला सकते हैं? एक कार खरीदने में कम से कम 300,000 खर्च होने चाहिए, है ना? और आप यहाँ चल रहे हैं, ये कैसे उचित है? गार्ड के भाषण से अर्जुन रायजादा हक्का बक्का रह गया। हालांकि गार्ड वास्तव में गलत नहीं था। आज के समाज में महिला विश्वविद्यालय छात्राओं की कीमत पाउंड के हिसाब से तय होती है, जिसमें 90 पाउंड स्वर्ण मानक है। 90 पाउंड वजन वाली एक खूबसूरत लड़की को प्रति पाउंड प्रति माह कम से कम $100 पर रखा जाता था। इस गणना के अनुसार एक खूबसूरत 90 पाउंड की छात्रा को 1 महीने तक रखने में कम से कम $9,000 का खर्च आएगा। 90 से अधिक या कम प्रत्येक पाउंड के लिए कीमत $100 प्रति पाउंड की मानक दर से समायोजित की जाती है। बेशक असाधारण रूप से सुंदर चेहरे अपवाद थे। विशेषकर लियू मोमो जैसी किसी महिला के लिए ऐसे स्वर्ण मानकों के आधार पर उसकी कीमत की गणना करना असंभव था। लियू मोमो का माप बिल्कुल विस्फोटक था, 35 जो सभी पुरुषों की इच्छाओं को प्रज्वलित करने में सक्षम था। और उसके मासूम रूप और नाजुक चेहरे की विशेषताओं ने कई धनी पुरुषों का ध्यान जियागुआई विश्वविद्यालय के हालिया परिसर की सुंदरता की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार हर सप्ताहांत जियागुआई विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार विभिन्न रंगीन लग्जरी कारों से भरा रहता था। ये कारें सप्ताहांत के लिए लड़कियों को लेने और फिर उन्हें सोमवार को वापस छोड़ने के लिए थीं। इसे ही अनुरक्षित किया जाना कहा जाता था। सुरक्षा गार्ड की बात सुनकर अर्जुन रायजादा अवाक रह गया और एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। उसी समय लियू मोमो 2 लंबी महिला छात्रों के साथ हाथ मिलाते हुए बाहर आ गए। भाई अर्जुन, लियू मोमो ने दोनों लड़कियों को छोड़ दिया और जल्दी से अर्जुन रायजादा की ओर दौड़ा। अर्जुन रायजादा ने अपनी सिगरेट का बट फेंका और अपनी बाहें खोलकर लियू मोमो को जमीन से उठाया और हंसते हुए कहा, मोमो, तुमने फिर से वजन कम कर लिया है। वास्तव में अगर मेरा वजन कम हुआ है तो इसकी वजह शायद यह है कि मैं भाई अर्जुन को याद कर रही थी। लियू मोमो ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर दोनों लड़कियों को अपने पास खींचकर उसने गंभीरता से उनका परिचय कराया। भाई अर्जुन, ये मेरी सहपाठी रिया ओबरॉयविन और कियान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
अर्जुन रायजादा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों घर से बाहर आने के बाद से ही अर्जुन रायजादा पर नजर गड़ाए हुए थे, और हालांकि उन्होंने उसके रूप को बहुत सराहा था, लेकिन लियू मोमो से अर्जुन रायजादा की वित्तीय स्थिति के बारे में सुनने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि अर्जुन रायजादा लियू मोमो के लायक नहीं है। आखिरकार स्कूल में लियू मोमो के चाहने वालों की संख्या कम से कम एक मजबूत पलटन के बराबर थी। उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं जो बिना कुछ कहे ही उसे गुप्त रूप से पसंद करते थे, इसलिए स्पष्ट रूप से अर्जुन रायजादा लियू मोमो के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हाय अर्जुन रायजादा, हमने मोमो से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। दोनों लड़कियां मंद मंद मुस्कुराईं। ली वेन की ऊंचाई लियू मोमो के बराबर थी, लगभग 1.7 मीटर। कियान थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसकी त्वचा रियो ओबरॉय वेन की तुलना में अधिक गोरी थी। ली वेन संभवतः जियांगबे शहर की स्थानीय निवासी थी, जो पूरे वर्ष इसी क्षेत्र में रहती थी, जिसके कारण उसकी त्वचा अंतर्देशीय क्षेत्रों की कियान की तुलना में अधिक खराब थी। तटीय हवाओं ने महिलाओं में त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया, इसलिए जियांगबे शहर में त्वचा देखभाल उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई। हालांकि अर्जुन रायजादा को आश्चर्य हुआ कि लियू मोमो स्थानीय थी, लेकिन उसकी त्वचा नवजात शिशु की तरह कोमल थी। भाई अर्जुन, चलो खाना खाने चलते हैं। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा की बांह पकड़ी और धीरे से पूछा, क्या तुम पर्याप्त पैसे लाए हो? यदि नहीं तो मेरे पास कुछ है। जब अर्जुन रायजादा ने ये सुना तो उसका दिल अचानक धड़क उठा। ये लड़की हमेशा दूसरों के प्रति बहुत विचारशील थी, हमेशा आपके आगे के बारे में सोचती थी। यदि वह ऐसी लड़की से शादी कर ले तो वह निश्चित रूप से बहुत आरामदायक जीवन जी सकेगा, क्योंकि उसने पहले से ही उसके लिए सब कुछ संभाल लिया है और उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन रायजादा को बहुत अच्छा लगा। उसने लियू मोमो के गाल पर चुटकी रियो ओबरॉय और कहा, मूर्ख लड़की, भाई अर्जुन तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, तुम भुगतान कैसे कर सकती हो? हे, मैं बस चिंतित थी कि भाई अर्जुन पर्याप्त पैसे नहीं लाए। लियू मोमो ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली। वह जानती थी कि भाई अर्जुन का अभिमान उसे इस समय भुगतान करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। इस प्रकार उसने इस विचार को खारिज कर दिया। ली वेन और कियान उनके पीछे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, और तेज धूप के बावजूद लियू मोमो बिल्कुल भी निडर लग रहे थे। लड़कियों को धूप में खड़े होने से बचाने के लिए अर्जुन रायजादा सीधे ग्रैंड क्लाउड स्काई होटल में चली गईं, जो जियांगुआई विश्वविद्यालय के ठीक सामने था। यह विशेष होटल निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी सिटी के धनी युवकों और दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों के लिए बनाया गया था। सप्ताहांत आते ही होटल का कारोबार अविश्वसनीय रूप से बढ़ गया तथा कमरे लगभग हमेशा पूरी तरह से बुक रहते थे। इससे पता चलता है कि स्कूल की लड़कियां कितनी ज्यादा लिप्त रहती थीं। भाई अर्जुन, ये जगह वाकई बहुत महंगी है। लियू मोमो ने जल्दी से अर्जुन रायजादा की बांह खींची। रियो ओबरॉयवेन और कियान उत्सुकता से उसके पीछे खड़े उसे देख रहे थे। यहाँ भोजन करने के लिए कम से कम 800 युआन खर्च करने होंगे, और यह सबसे साधारण भोजन के लिए है। भले ही यह महंगा हो, लेकिन सेवा की गुणवत्ता को देखते हुए यह उचित था। दरवाजे पर सुरक्षा से लेकर लॉबी में मेजबान और निजी कमरों में सर्वर तक हर गतिविधि मानक थी, और उनकी विनम्र भाषा आपको स्वागत का एहसास कराती थी। उनकी मुस्कुराहट में हमेशा 8 दांत दिखाई देते थे। चिंता मत करो भाई अर्जुन, पर्याप्त पैसा लेकर आए हैं। अर्जुन रायजादा हल्के से मुस्कुराया, लेकिन लियू मोमो को अभी भी कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने शुरू में पश्चिमी भोजन की योजना बनाई थी, जिसकी लागत अधिकतम 3 या 400 युआन थी। हालांकि यहाँ 4 लोगों के भोजन की लागत कम से कम 800 युआन हो सकती है। इसलिए लियू मोमो को थोड़ा दुख होने लगा, भले ही यह अर्जुन रायजादा का पैसा था, क्योंकि वह अंततः अर्जुन रायजादा के साथ अपना जीवन साझा करेगी। क्या यह उसके अपने पैसे खर्च करने जैसा नहीं था? मेरी बात सुनो और भाई अर्जुन के पीछे अंदर चलो। अर्जुन रायजादा फिर मुस्कुराया, फिर लियू मोमो की पतली कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटी और उसे अंदर ले गया। ली वेन और कियान एक पल के लिए हिचकिचाए, अंततः उनके पीछे अंदर चले गए। इस दहलीज को पार करते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। दरबान ने विनम्रता से उनके लिए घूमने वाला दरवाजा खोला, और अंदर ठंडी हवा का एक संसार था, जो बाहर की तपती धूप से राहत देने वाला था, जिससे सभी को बहुत आराम महसूस हुआ। लॉबी होस्ट तुरंत उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, शुभ दोपहर महोदय, मिस। क्या आपका रिजर्वेशन है? नहीं, कृपया हमारे लिए एक निजी कमरा ढूंढिए। अर्जुन रायजादा ने उसे इशारा किया। बहुत अच्छा, कृपया मेरे पीछे आइए। मेजबान तुरंत मुस्कुराया और उसके 8 सफेद दांत दिखाई दिए, जिससे माहौल विशेष रूप से गर्म हो गया।
सोने से सजी लॉबी में लियू मोमो, रिया ओबरॉय और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी पश्चिमी दुनिया में आ गए हों, कुछ ऐसा जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हो। अर्जुन रायजादा इस माहौल से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने मन में इससे भी अधिक शानदार जगहें देखी हो। मेजबान के नेतृत्व में समूह एक छोटे से निजी कमरे में दाखिल हुआ। यद्यपि यह सबसे छोटा कमरा था, फिर भी यह उन चारों के लिए पर्याप्त विशाल था। अंदर की भव्यता देखकर लड़कियां आश्चर्यचकित हो गईं। क्रिस्टल की मेजों और कुर्सियों के चारों ओर पुनर्जागरण काल की प्रतिष्ठित पेंटिंग्स लगी हुई थीं। छत से एक क्रिस्टल का झूमर लटका हुआ था, जो लगभग पहुंच के भीतर था। किनारे के पास फर्श से छत तक एक बड़ी खिड़की थी, जो अब मोटे पर्दों से ढकी हुई थी, और उसके बगल में एक बड़ा सोफा था। अर्जुन रायजादा ने इस सोफे को देखा और तुरंत हंस पड़ा। भाई अर्जुन, तुम क्यों हंस रहे हो? लियू मोमो ने उत्सुकता से पूछा। देखो, अर्जुन रायजादा ने सोफे की ओर इशारा किया। लियू मोमो और रिया ओबरॉय ने सोफे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। सोफा गद्दी की एक परत और कई कुशन से ढका हुआ था। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। लियू मोमो ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भाई अर्जुन, तुम्हें क्या मिला? हे, क्या तुम्हें कुशन में कुछ खास नहीं लगा? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, इस तरह का कुशन डिस्पोजेबल होता है। क्या तुम्हें यहाँ ये देखकर अजीब नहीं लगता? लियू मोमो और अन्य लोगों ने फिर से देखा और अंततः समझ गए कि अर्जुन रायजादा का क्या मतलब था। लड़कियां तुरंत शर्मा गईं। लियू मोमो ने हल्के से थूका और कहा, भाई अर्जुन, आप बहुत शरारती हैं, हमें इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने खुद ही समझ लिया। अर्जुन रायजादा जोर से हंस पड़ा। आखिरकार यहाँ निजी कमरा सप्ताहांत के दौरान उन जुड़ों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने छोटे निजी कमरे में भोजन करने का न्यूनतम शुल्क 800 युआन से अधिक था। अब अंततः सभी को समझ आ गया। कियान तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई और फिर एक कुर्सी खींचकर रिया ओबरॉय के बगल में बैठ गई। सवा कुछ देर से पहुंचा और अंदर आते ही उसने माफी मांगी और कहा, थोड़ी देरी के लिए मुझे खेद है। क्षमा याचना के तौर पर मैं आपके लिए लॉबी मैनेजर से 12% छूट का अनुरोध करूंगा। क्या मैं अब आपका ऑर्डर ले सकता हूं? 97 अध्याय 93 अध्याय 91 अर्जुन रायजादा ट्रीट्स। अर्जुन रायजादा ने मेनू पर कुछ बार नजर डाली। मेनू के 3 संस्करण थे, एक चीनी संस्करण जिसमें केवल चीनी व्यंजन थे, एक अंग्रेजी संस्करण जिसमें पश्चिमी व्यंजन सूचीबद्ध थे, और एक जापानी संस्करण जिसमें जापानी व्यंजन शामिल थे। सचमुच ये पूर्व और पश्चिम का मिश्रण है। तुम सब क्या लोगे? अर्जुन रायजादा ने अपने साथियों की ओर देखा। हम कुछ भी चलता है, रिया ओबरॉय ने अजीब सी मुस्कान के साथ घबराहट से हंसते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो उसने पहले कभी इतनी शानदार जगह पर खाना नहीं खाया था, इसलिए वह कुछ हद तक असहज महसूस कर रही थी। कियान रिया ओबरॉय से भी अधिक विवश दिखाई दिया। ये देखकर कि वे कितने विवश थे, अर्जुन रायजादा ने ऑर्डर देने का काम अपने ऊपर ले लिया और जल्दी से कई जापानी व्यंजन ऑर्डर कर दिए, साथ ही प्रत्येक के लिए एक ग्लास रेड वाइन भी। यह इस समय सबसे लोकप्रिय संयोजनों में से एक है, जापानी भोजन को रेड वाइन के साथ मिलाना। ठीक है, अर्जुन रायजादा ने मेनू वेटर को वापस दे दिया, फिर एक 20 युआन का नोट देते हुए कहा, कृपया इसे जल्दी बनाओ। ठीक है, वेटर ने अर्जुन रायजादा का नोट लेते हुए सिर हिलाया और फिर विनम्रता से चला गया। लियू मोमो ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा और पूछा, भाई अर्जुन, सिर्फ 20 युआन ही क्यों? मूर्ख, यही तो टिप है, अर्जुन रायजादा ने एक झुकी हुई मुस्कान के साथ कहा। जब भी आप इस तरह भोजन करते हैं, खासकर जब इसमें पश्चिमी व्यंजन शामिल हो, तो आपको सेवा कर्मचारियों को उनकी सेवा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त देना चाहिए, समझे? हे, अब समझ गया। लियू मोमो ने सिर हिलाया। अर्जुन रायजादा जो कुछ भी करता था, चाहे वह जापानी व्यंजन का ऑर्डर देना हो या टिप्स के बारे में बताना हो, रिया ओबरॉय और कियान के लिए नया था। उन्होंने ऐसी चीजों का पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि अर्जुन रायजादा ने ये सब आसानी से संभाल लिया, मानो वह ऐसे ही माहौल में पला बड़ा हो। परिणामस्वरूप रिया ओबरॉय और कियान की अर्जुन रायजादा के प्रति धारणा में काफी सुधार हुआ। जल्द ही भोज का वेटर गाड़ी लेकर आया, जो विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक नाव के आकार के कई बड़े व्यंजन परोसे गए, जिनमें अर्जुन रायजादा का व्यंजन ड्रैगन बोट के आकार का था। बर्तन के बीच में विभिन्न जापानी व्यंजन थे, चावल के गोले, कच्ची मछली, मछली के अंडे।
बहुत खूब। ये बहुत सुंदर है। लियू मोमो अचानक चिल्लाया। लड़कियों को हमेशा ऐसी खूबसूरत चीजों का विरोध करना मुश्किल लगता है और वे मेज पर फैले व्यंजनों को देखकर विस्मय से भर जाती हैं, चाहे वह लियू मोमो हो, रिया ओबरॉय हो या कियान कियान हो। उन्होंने पहले कभी जापानी व्यंजन नहीं खाया था, यह उनका पहला मौका था। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं। अर्जुन रायजादा हंसा, फिर ताली बजाए और बोला, शर्माओ मत, खूब खाओ। ऐसा कहते हुए अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपने चॉपस्टिक से कुछ कच्ची मछली और चावल के गोले उठाए और उन्हें अपने मुंह में भर लिया और दिल खोलकर चबाने लगा। तीनों लड़कियां भी उत्सुकता से व्यंजन खाने लगीं। चूंकि यह उनका पहला मौका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका स्वाद बहुत ताजा था। वाह, मैं तो बहुत भर गई हूँ। लियू मोमो अर्जुन रायजादा के बगल में बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रखते हुए बोली, भाई अर्जुन, क्या अब मैं गोल हो गई हूँ? काफी गोल नहीं। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं और गोल होती तो मोटी होती। लियू मोमो ने हल्के से गुनगुनाया। वह शर्मा गई और खेल खेल में अर्जुन रायजादा का हाथ थोड़ा नीचे की ओर ले गई। अर्जुन रायजादा अचंभित हो गया और उसने जल्दी से लियू मोमो का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह तुरंत उस पर क्रोधित नजरों से देखने लगी। अर्जुन रायजादा अजीब तरह से मुस्कुराया और जल्दी से पूछा, ली वेन कियान कियान, क्या आपका भी पेट भर गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा पेट इतना भरा हुआ हो। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। ली वेन ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा और पूछा, बड़े भाई अर्जुन रायजादा, आप जीविका के लिए क्या करते हैं? अर्जुन रायजादा हंसा। मैं पहले बॉडीगार्ड हुआ करता था, फिर सेल्स मैनेजर बन गया, लेकिन अब शायद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। क्या? क्यों? लियू मोमो ने तुरंत पूछा। कोई कारण नहीं, बस कंपनी के सीईओ के साथ कुछ गलतफहमियां थीं। अर्जुन रायजादा हल्के से मुस्कुराया। तब, भाई अर्जुन, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? लियू मोमो ने जल्दी से पूछा। जो भी हो, वास्तव में इन दिनों जिया और मैं यूनिवर्सिटी सिटी में उस हॉटपॉट स्थान की स्थापना कर रहे हैं, इसे पुनर्निर्मित करने और फिर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अन्य परियोजनाएं? अर्जुन रायजादा ने सूक्ष्मता से कहा। अगर वह कैसीनो शुरू करने का जिक्र करता तो उसे नहीं पता था कि लिटिल नी उसकी कितनी चिंता करेगी। इसे सुनकर कई श्रोताओं ने आह भरी। अर्जुन रायजादा ने वेटर को इशारा करके बुलाया और बिल चुकाकर जाने का इरादा किया। वेटर ने दोनों हाथों से बिल अर्जुन रायजादा को दिया और कहा, सर, कुल 1600 है। लड़कियों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। सिर्फ एक भोजन के लिए 1600? क्या वे सोना खा रहे थे? लियू मोमो ने अपनी आंखें झपकाईं और देखा कि अर्जुन रायजादा ने अपना यूनियन पे कार्ड निकाला और कहा, इसे चार्ज करो। जरूर। वेटर तुरंत वायरलेस भुगतान टर्मिनल ले आया। सबने देखा कि कैसे एक स्वाइप ने 1600 रुपये उड़ा दिए। कई लड़कियों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। 1600 रुपये उनके 800 रुपये के मासिक जीवन यापन भत्ते की तुलना में 2 महीने के खर्च के बराबर थे। बस एक भोजन के लिए ऐसे ही चले गए। लियू मोमो को विशेष रूप से पीड़ा महसूस हुई, लेकिन कम से कम इससे उनके गौरव को संतुष्टि मिली। वह अर्जुन रायजादा की बांह पकड़े हुए थी और फुसफुसा रही थी, भाई अर्जुन, आपने बहुत सारा सामान चुराया है, क्या आपके पास पर्याप्त पैसे होंगे? आप बेरोजगार होने वाले हैं, इसलिए क्या मैं पहले आपको अपना कार्ड दे दूं? मूर्ख। अर्जुन रायजादा लियू मोमो की कोमलता से भावुक हो गया। इतनी छोटी बच्ची, वह हमेशा उसके दिल की डोर कैसे छू सकती थी? वह लगभग रो पड़ा। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो की नाजुक नाक पर चुटकी रिया ओबरॉय और कहा, क्या आप अभी भी भाई अर्जुन के पैसे खत्म होने के बारे में चिंतित हैं? इसकी चिंता मत करो, अगर किसी दिन भाई अर्जुन को सचमुच पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। ही, ठीक है। लियू मोमो ने तुरंत सिर हिलाया। वह दुनिया से अलग एक शुद्ध योगिनी की तरह लग रही थी। लियू मोमो और अन्य लोगों को विदाई देने के बाद अर्जुन रायजादा को कंपनी से एक फोन आया। ली रुओ ने सुबह अपने कार्यालय में स्तब्ध होकर बिताई तथा लगातार सुबह के दृश्य को याद करती रही। उस कमीने ने उसकी सारी निजता को पूरी तरह से उजागर कर दिया था और वह इसके लिए उससे घृणा करती थी। फिर भी वह ये नहीं समझ पाई कि यह घृणा कहां से उत्पन्न हुई। उसे बस इतना पता था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे कीमती चीज उस आदमी ने छीन रिया ओबरॉय हो। उसकी मासूमियत, उसकी पवित्रता सब निर्दयता से छीन रिया ओबरॉय गई। सुबह तक बैठने के बाद रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के विचार स्पष्ट हो गए। सुबह की बात याद करते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अर्जुन रायजादा ने जानबूझकर दखलंदाजी की थी।
जब वह अंदर आया तो उसके चेहरे पर धुंधली सी भावभंगिमा थी, इसलिए हो सकता है कि उसका झांकने का इरादा न रहा हो। लेकिन अपनी उलझन भरी हालत में वह कैसे? इस विचार से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के गाल फिर से लाल हो गए। शायद उसने बाथरूम का उपयोग करने के बारे में भी सोचा होगा और दरवाजा बंद न करने की उसकी अपनी लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई। जीवेन, क्या अर्जुन रायजादा अभी तक कार्यालय में आ गया है? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने फिर पूछा। श्री ली, अर्जुन रायजादा अभी तक नहीं आया है, लिन जीवेन ने जल्दी से जवाब दिया। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देखते हुए और कहा, मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। जब तक वह इसे चालू नहीं कर देता तब तक कॉल करती रहो। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अपने दांत भींच लिए। हाँ, लिन जीवेन ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर फोन पकड़कर अर्जुन रायजादा का नंबर फिर से डायल कर दिया। इस बार कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और उसने हैरानी से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर देखते हुए कहा, श्रीमान ली, ये जुड़ रहा है। ली रुओ ने तेजी से लिन जीवेन के हाथ से फोन छीन लिया। दूसरी तरफ से अर्जुन रायजादा की धीमी आवाज आई, हेलो, क्या ये रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं है? यह आवाज सुनकर किसी कारण से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को दुख की एक अकथनीय लहर महसूस हुई और वह चिल्लाए, अर्जुन रायजादा, तुम कमीने, तुम काम पर क्यों नहीं हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। अगर तुम ऑफिस नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने गुस्से से कहा। श्री ली, मैं दोपहर में आऊंगा, अर्जुन रायजादा ने शांत स्वर में कहा, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के प्रति अपराधबोध से भरा हुआ। हम आते ही सबसे पहले मेरे ऑफिस आना। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने दांत पीसते हुए गुस्से में फोन रख दिया। फोन रखते ही उसे अपार संतुष्टि मिली, मानो उसने अर्जुन रायजादा को जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन कॉल के बाद रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने भीतर कुछ खो दिया हो। क्या यह आत्मा थी या फिर वह कोई महत्वपूर्ण चीज थी जो उसने पहनी थी? लिन जीवेन ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देखा, ये जानते हुए कि अर्जुन रायजादा और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के बीच कुछ गलतफहमी हुई होगी जिसके कारण ये हुआ। लिन जीवेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के आंसू भरे चेहरे से समझ गई कि शायद श्री ली को अर्जुन रायजादा से प्यार हो गया था। अफसोस, एक नियतिपूर्ण आपदा, क्या एक सुरक्षा गार्ड और किसी कंपनी के शीर्ष अधिकारी के बीच संबंध वास्तव में सफल हो सकता है? लिन जीवेन ने ठंडी मुस्कान दी। अर्जुन रायजादा सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। जियागुआई विश्वविद्यालय से तियान्या समूह तक की पैदल यात्रा में उसे कम से कम आधा घंटा लग रहा था। कदम दर कदम वो तियान्या समूह की ओर बढ़ गया। उसका अपराध बोध धीरे धीरे कम होता गया। तियान्या समूह में प्रवेश करने पर लिटिल मेई ने उनका अभिवादन किया, लेकिन अर्जुन रायजादा ने कोई जवाब नहीं दिया और लिफ्ट में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। लिफ्ट में एक और छोटी सी सुंदरी थी जो अभी अभी स्नातक हुई थी और तियान्या ग्रुप में शामिल हुई थी। एक अच्छे फिगर और अच्छे लुक के साथ उसने कंपनी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति अर्जुन रायजादा का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अर्जुन रायजादा ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया और लिटिल ब्यूटी ने दूध का एक डिब्बा पकड़ लिया। 98 अध्याय 94 अध्याय 92 दूध वाली अर्जुन रायजादा अभी लिफ्ट में दाखिल हुई ही थी कि एक मोटी औरत अचानक अंदर घुस आए। उसकी नजर तुरंत लिफ्ट के अंदर अर्जुन रायजादा पर पड़ी। अर्जुन रायजादा, तुम आज सुबह काम पर नहीं आए हो, प्रदर्शन में कटौती, घंटे में कटौती, बोनस में कटौती, उपनिदेशक कियान ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन रायजादा का हैंडल पकड़ने की खुशी में मुस्कुराते हुए उत्साहित महसूस कर रहे थे। अब वह अर्जुन रायजादा का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल गंदा खेल खेल सकती थी। उपनिदेशक कियान का काम कंपनी के विभिन्न विभागों की उपस्थिति और कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी करना था। इसलिए अर्जुन रायजादा का काम से अनुपस्थित रहना उसके अधिकार क्षेत्र में था। वह लगभग रोजाना बिजनेस टीम 1 के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर घूमती रहती थी ताकि अर्जुन रायजादा को पकड़ सके। भाग्य साहसी का साथ देता है और इस बार उपनिदेशक कियान ने अंततः उसे पकड़ लिया। जो चाहो करो, बूढ़ी औरत, अर्जुन रायजादा ने एक अलग सी मुस्कान बिखेरी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जाने वाला है, क्या मैं अब भी तुमसे, एक बूढ़ी औरत से डरूंगा? अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ते हुए अर्जुन रायजादा ने कहा, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि कैप्टन काओ,
जो इतने सुंदर और स्मार्ट व्यक्ति थे, उनके पास आप जैसे मोटे सुअर कैसे आ गए? मैं तो इस बात से और भी अधिक हैरान हूं कि आप बिस्तर पर कैसे प्यार करते हैं। अपने पिछले हिस्से को देखो, ये पीसने वाली प्लेट की तरह है, कैप्टन काओ के गालों जितना भी मोटा नहीं। वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? फट। लिफ्ट में लिटिल मेई दूध का एक कार्टन पकड़े हुए अचानक जोर से हंसने लगी। उसने कार्टन को इतनी जोर से पकड़ा कि वह फट गया। जल्दी से पीछे मुड़कर उसने अपने लाल होठ ढक लिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अर्जुन रायजादा, तुम कमीने! उपनिदेशक कियान गुस्से में दहाड़ा। मैं एक कमीना हूं, ये सही है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, मुख्य बात यह है कि भले ही आपके पति के पास अंडकोश हो, आप प्यार करने का आनंद नहीं ले सकते। उपनिदेशक कियान, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मैंने कल रात कैप्टन काओ को एक बार में जाते देखा था। हे, बाकी का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। नहीं, यह असंभव है। उपनिदेशक कियान ने अर्जुन रायजादा को गुस्से से घूरा। हे, तुम्हें पता है कि यह संभव है या नहीं? अर्जुन रायजादा ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और फिर हंसते हुए कहा, यह मेरा स्टॉप है, तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। ओह, और दूध दोहने वाली लड़की, अगली बार इसे ऐसे मत रोको, तुम खुद को बीमार कर सकती हो। हंसना है तो हंसो, यही तो जीवन है। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्जुन रायजादा तुरंत बाहर चला गया और लिटिल मेई जल्दी से घूम गई। अर्जुन रायजादा की पीठ को देखा और गुस्से से चिल्लाया, मैं मिल्किंग गर्ल नहीं हूँ, मेरा नाम जिंगक्सिंग है, आप मुझे आजिंग कह सकते हैं। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और किसी को पता नहीं चला कि अर्जुन रायजादा ने जिंगक्सिंग लिटिल मेई की चिल्लाने की आवाज सुनी या नहीं। कार्यालय में प्रवेश करते ही अंदर मौजूद सभी लोग अर्जुन रायजादा की ओर देखने लगे और फिर खड़े हो गए। फैन फेई जल्दी से उसके पास गया और अर्जुन रायजादा को देखते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, हमारी परियोजना की स्थिति क्या है? आपने हमें कोई अपडेट नहीं दिया है। हमें कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है। आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे? अब तो हम सारा दिन ऑफिस में बेकार बैठे रहते हैं। ऐसे दिन बिना किसी काम के काफी आरामदायक होते थे, लेकिन अब हर किसी की पीठ पर अपने कर्तव्यों का भारी बोझ था। हर कोई मदद करने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल अर्जुन रायजादा ही इस परियोजना को पूरा करने में सक्षम है। मैं इसे आज दोपहर तक पूरा कर लूंगा, निश्चिंत रहो। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और तुरंत कंप्यूटर पर बैठ गया। 12:30 बज चुके थे और उनके मन में पहले से ही इस तरह की परियोजना के लिए एक योजना थी, खासकर तब जब वांग वेई ने उन्हें अंदरूनी जानकारी लीक कर दी थी। इससे परियोजना का सफल समापन निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकेगा तथा बोर्ड बैठक में इसके पारित होने की गारंटी भी मिल सकेगी। अर्जुन रायजादा ने एक दस्तावेज खोला, फिर लियू शांग की ओर मुड़ा और कहा, लियू शांग, मुलाकात की रिपोर्टों को एक फाइल में संकलित करें और मुझे भेजें। अर्जुन क्यूओंग, आप भी? ठीक है। सभी लोग तुरंत व्यस्तता से काम करने लगे, सिवाय फैन फेई के, जो बेकार बैठा था। सभी को भाग दौड़ करते देख वह अचानक अर्जुन रायजादा के कान में झुकी और पूछा, अर्जुन रायजादा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया। मैं सचमुच बेकार हूँ। ठीक है, मैं आपको चाय और पानी पिलाता हूँ और इस बीच आपकी मालिश भी कर देता हूँ। फैनफी ने गहरी सांस ली। बिजनेस टीम 1 का कार्यालय अचानक गतिविधि का केंद्र बन गया। उसका दरवाजा मजबूती से बंद हो गया और उस पर आगंतुकों का प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा हुआ था। अर्जुन रायजादा ने बिजनेस टीम के कुलीन सदस्यों का नेतृत्व काम के उन्माद में किया। लियू शांग, अर्जुन कियोंग और अन्य लोगों ने पिछले 3 दिनों के दौरे और जांच की फाइलों को एकत्रित किया और उन्हें अर्जुन रायजादा को भेज दिया। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी और धीरे धीरे एक स्लाइड शो प्रस्तुति आकार लेने लगी। प्रत्येक स्लाइड को पूर्ण और व्यवस्थित किया गया। अर्जुन रायजादा की योजना वास्तव में काफी सरल थी। कंपनी मूलतः एक बड़ा केंद्रीय व्यापार जिला स्थापित करना चाहती थी। हालांकि हांगकांग, मकाओ और शेनज़ेन से सटे होने के कारण वहां न तो पर्याप्त जनसंख्या थी और न ही संसाधन। एक बड़ा मनोरंजन पार्क तो और भी असंभव था, क्योंकि अधिकांश पर्यटक हांगकांग में डिज्नी का विकल्प चुनते। आवासीय क्षेत्र बनाने का अर्थ होगा कि लाभ अधिकतम नहीं होगा। इसलिए अर्जुन रायजादा का विचार एक द्वितीयक CBD स्थापित करने का था, अर्थात एक छोटा केंद्रीय व्यापार जिला बनाना जो केवल Z प्रांत की सेवा करेगा। अर्जुन रायजादा ने स्लाइडों के माध्यम से पाठ और चार्ट में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सफल उदाहरणों के रूप में क्लासिक्स और कुछ प्रसिद्ध घरेलू छोटे केंद्रीय व्यापारिक जिलों का हवाला दिया।
अर्जुन रायजादा की अवधारणा ने फॉन फेई को, जो उसके पीछे खड़ा होकर उसकी मालिश कर रहा था, आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका। हे भगवान, क्या साहसिक अवधारणा है, फैन फेई ने कहा, और कार्यालय में अन्य लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी ने अर्जुन रायजादा के संकल्पनात्मक आरेख और प्रस्तावित योजनाओं को देखा। अर्जुन रायजादा के विचार वास्तव में साहसिक थे। उन्होंने जेड प्रांत में सबसे ऊंची इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो जेड प्रांत के लिए अद्वितीय केंद्रीय व्यापार जिला बनाने के लिए उपग्रह इमारतों से घिरी हुई थी। एक बार जब यह व्यापारिक जिला आकार ले लेगा तो यह निश्चित रूप से हांगकांग, मकाओ और शेनज़ेन से ग्राहकों को आकर्षित करेगा। क्या ये बहुत साहसिक नहीं है? सभी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन अर्जुन रायजादा का बयान गलत नहीं है ना? अर्जुन कियोंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या वह स्थान थोड़ा अलग नहीं है? लियू शांग ने चिंतित होकर पूछा। इस टिप्पणी के साथ ही कार्यालय में सन्नाटा छा गया। अर्जुन रायजादा ने उनकी शंकाओं को दूर करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर काम करना जारी रखा। अचानक कार्यालय का दरवाजा खुला और लिन जिवेन प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी नजर तुरंत अर्जुन रायजादा पर पड़ी। अर्जुन रायजादा के आसपास से सभी लोग उठ खड़े हुए। फॉन फेई ने मुस्कुराते हुए लिन जिवेन की ओर देखा और कहा, सहायक लिन, क्या आपने अर्जुन रायजादा को देखने क्यों आए हो? लिन जिवेन ने सिर हिलाया। अर्जुन रायजादा अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लिन जिवेन की ओर मुड़ा और बोला, वापस जाओ और मिस्टर अर्जुन रायजादा को बताओ। ली ने कहा कि मैं अपने हाथों में परियोजना प्रस्ताव के साथ व्यस्त हूं। मैं आज शाम 6 बजे से पहले निश्चित रूप से उसके कार्यालय का दौरा करूंगा। बोलने के बाद अर्जुन रायजादा तुरंत फिर से बैठ गया। लिन जिवेन रुकी, बिना कुछ कहे सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ी। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। हर कोई अर्जुन रायजादा की ओर देख रहा था। यह आदमी कब इतना दुस्साहसी हो गया कि श्रीमान को भी नजरअंदाज कर दिया? ली का सम्मान। सहकर्मी चुपचाप अपने डेस्क पर लौट आए और अपने त्वरित संदेश उपकरणों के माध्यम से बातचीत करने लगे। अर्जुन रायजादा की उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं, जिससे वह कार्यालय में सबसे तेज और सबसे अधिक बार टाइप करने वाला व्यक्ति बन गया। लिन जिवेन ये खबर राष्ट्रपति के कार्यालय में वापस ले गए, जहां रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने भौहें चढ़ाई और कहा, ये बेवकूफ समय के लिए टालमटोल कर रहा होगा। हम तो 6 बजे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे प्रबंधन करेंगे। जिवेन, उस आदमी पर अच्छी नजर रखना, उसे भागने मत देना। ठीक है। लिन जिवेन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे श्री ली को सचमुच अर्जुन रायजादा पसंद आ गया था। अर्जुन रायजादा तब तक इतना व्यस्त था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला, जब तक कि एक एक करके कार्यालय के अन्य लोग खड़े नहीं हो गए। फिर भी वह अभी भी अपने काम में तल्लीन था। फैन फेई ने जम्हाई ली, अपनी मेज को व्यवस्थित किया, फिर अपना बैग कंधे पर लटकाया और अर्जुन रायजादा से कहा, अर्जुन रायजादा, अब हम काम छोड़ रहे हैं। केवल फैन फी ने ही यह कहने का साहस किया। बाकी लोग चुप थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह परियोजना सिर्फ अर्जुन रायजादा की नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी थी। यह एक सामूहिक प्रयास था। अर्जुन रायजादा ने बिना सिर उठाए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। कार्यालय जल्दी ही खाली हो गया और अब तक 5:30 बज चुके थे, और यही वह समय था जब कंपनी में लोगों की भीड़ लिफ्ट के पास जमा हो गई थी। ली रुओ ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और जल्दी से पूछा, जिवेन, अर्जुन रायजादा कहाँ है? श्री ली, अर्जुन रायजादा अभी भी कार्यालय में है। लिन जिवेन ने जल्दी से जवाब दिया। ये कमीना आखिरकार क्या रहा है? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने भौहें चढ़ाई। उसका निश्चय स्पष्ट था, अगर अर्जुन रायजादा नहीं गया तो वह भी नहीं जाएगी। वैसे भी उसे आज उसके कार्यालय जाना था। उसने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़कर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की और फिर अपना कागजी काम जारी रखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, समय अप्रत्याशित रूप से 7:30 हो गया। बाहर का आकाश धीरे धीरे काला हो गया था। अंततः थका हुआ महसूस करते हुए रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने समय देखा और खुद को रोक नहीं सकी और बोली, हे भगवान, 7:30 बज चुके हैं। जिवेन, श्री ली, अर्जुन रायजादा यहाँ है। लिन जिवेन तेज कदमों से अंदर भागा। इस कमीने ने कहा था कि 6 बजे हैं और अब तो 7:30 बज चुके हैं। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। अर्जुन रायजादा की आंखें रक्तवर्ण रेखाओं से भरी थीं। उस दोपहर 7 घंटे के केंद्रित कार्य के फलस्वरूप अंततः 20 से अधिक पृष्ठों का परियोजना प्रस्ताव पूरा हो गया था।
उस क्षण अर्जुन रायजादा को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद वह रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के कार्यालय की ओर चल पड़ा। अर्जुन रायजादा ने राष्ट्रपति कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की तीखी आवाज अभी भी बहुत आनंददायक थी। 99 अध्याय 95 अध्याय 93 मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। अर्जुन रायजादा ने दरवाजा खोला और फिर धीरे से अंदर चला गया। कार्यालय में भरपूर रोशनी थी। चारों ओर सब कुछ प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो ये दर्शाता था कि यह स्थान कितना स्वच्छ था। बेदाग। अर्जुन रायजादा सीधे रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के पास गया, फिर उसके सामने मोटा प्रोजेक्ट प्रस्ताव रखा और कहा, श्रीमान ली, यह मेरी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया परियोजना प्रस्ताव है। इसकी व्यवहार्यता बहुत अधिक है। सस। ली रुओ तुरंत हैरान रह गई। उसने अर्जुन रायजादा के थके हुए रूप को देखा। उसकी आंखें रक्तवर्ण रेखाओं से भरी थीं और जल्दी से पूछा, क्या तुमने पूरी दोपहर इस पर काम करने में बिताई? हाँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि मैंने वादा किया था इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा करना ही था। अर्जुन रायजादा की आंखों में एक दृढ़ प्रकाश टिमटिमा रहा था। इस आदमी के अंदर एक अतुलनीय गर्व था जो हमेशा बना रहता था। उसके हृदय में कोमलता, शीतलता और गर्व था। ली रुओ ने अविश्वास से अर्जुन रायजादा को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में कोई प्रस्ताव लेकर आएगा। बेशक इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर अभी भी निदेशक मंडल द्वारा चर्चा और मूल्यांकन किया जाना बाकी है। केवल बोर्ड की मंजूरी के बाद ही इसे सफल माना जा सकता है। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, सिर्फ अर्जुन रायजादा के रवैये के कारण रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा पहले से ही उसे बहुत सम्मान देती थी। ठीक है, आपने कर दिखाया। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी जेब से त्याग पत्र निकाला और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर बढ़ाते हुए कहा, श्रीमान ली, यह मेरा त्याग पत्र है। कल से मैं कंपनी में नहीं आऊंगा। मैं श्रीमान को धन्यवाद देता हूं। इस अवधि में आपकी देखभाल के लिए रिया ओबरॉय को धन्यवाद और सहायक लिन, आपको भी धन्यवाद। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं और लिन जिवेन दोनों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, अर्जुन रायजादा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप तभी जाएंगे जब आप कार्य पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपने इसे पूरा कर लिया है। आप नहीं जा सकते। श्री ली, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि इससे आपको अंतहीन परेशानी हुई। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को गंभीरता से देखा और कहा, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आपको आश्वस्त कर सकता हूं, यह मेरा कभी इरादा नहीं था। ली रुओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। अर्जुन रायजादा, तुम इतना अच्छा कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? लिन जिवेन बहुत अनिच्छुक था। कम से कम अर्जुन रायजादा के आसपास होने से उसे सहजता महसूस हुई। उस आदमी ने उसे बहुत गर्मजोशी का एहसास दिलाया। अचानक ये सुनकर कि वह जा रहा है, स्वाभाविक रूप से लिन जिवेन दुखी हो गया। उन्होंने कहा, श्री मोदी और उनके बीच कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता। ली और मैं। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं नहीं गया तो मुझे डर है कि मिस्टर रिया ओबरॉय मुझे छोड़ देंगे। ली कभी भी शांतिपूर्वक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जाना सबसे अच्छा अंत है। जिवेन, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अर्जुन रायजादा से कुछ कहना है। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने लिन जिवेन की ओर देखते हुए कहा। लिन जिवेन ने सिर हिलाया और तुरंत कार्यालय से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अर्जुन रायजादा की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी निगाहें अर्जुन रायजादा पर टिकी थीं, जो उसकी निगाहों से असहज महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। ली रुओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जाना चाहते हो? हाँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने ठंडी आवाज में कहा, अपने दराज से गुलाम अनुबंध निकाला और कहा, तुमने खुद इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब से तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा, चाहे वह सही हो या गलत। ली रुओ, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरे दास रहोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, चाहे वह सही हो या गलत।
तुम हमेशा मेरे गुलाम ही रहोगे। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद, अपने गुलाबी होठों को लगभग काटने के बावजूद, उसके गालों पर आंसू अभी भी बह रहे थे। वह एक विद्रोही छोटी शेरनी की तरह हठपूर्वक अर्जुन रायजादा को घूर रही थी। अर्जुन रायजादा ने हाथ बढ़ाया और धीरे से अपना गाल पोंछते हुए कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और आपके जीवन में मैं केवल एक राहगीर हूं। मैं आपके आंसुओं के लायक नहीं हूं और मुझे यहां रखने के आपके प्रयासों के लायक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाने को तैयार हूं, मैं तुम्हें थामे रखने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूं। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा ओ को अचानक अपनी भावनाओं के लिए एक रास्ता मिल गया। वो वहां हठपूर्वक खड़ी रही और उसके आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह रहे थे। उस क्षण अर्जुन रायजादा को लगा कि यह 23 वर्षीय लड़की वास्तव में एक बच्ची थी। उसके आंसू उसके परिपक्व बाहरी आवरण के नीचे अभी भी अपरिपक्व हृदय को छिपाने में असमर्थ थे। अर्जुन रायजादा अपने आंसुओं के लिए टिश्यू पेपर लाने के लिए उसका हाथ हटाने ही वाली थी कि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना गाल उसके गाल पर दबा दिया। अर्जुन रायजादा नाशपाती के फूल की बारिश की तरह गिरते आंसुओं के साथ रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देख रही थी। उसने प्यार से उसके नाजुक गाल को सहलाया और कहा, रोना बंद करो, मैं रुकने को तैयार हूं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? सचमुच। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और चौंक गई और उसके आंसू अचानक रुक गए। इस दृश्य ने अर्जुन रायजादा को अचंभित कर दिया। क्या मनुष्य के आंसू ऐसे ही बंद और चालू हो सकते हैं? ली रुओ ने अभी भी अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़े हुए पूछा, क्या तुम सचमुच रुकने को तैयार हो? हाँ। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैं जिद करता रहा तो तुम खुद ही रो रो कर लुटपुट हो जाओगी। तुम बुरे आदमी हो। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सूंघते हुए अर्जुन रायजादा को एक भयंकर घूरते हुए कहा, तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए और अपने उस कष्टप्रद त्यागपत्र को फाड़ देना चाहिए। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया और निर्णायक रूप से त्यागपत्र फाड़ दिया। ली रुओ ने तुरंत खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया, उसकी छाती को अपनी मुट्ठियों से पीटते हुए गुस्से से चिल्लाया, झटका झटका, बड़ा झटका। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जैसे ही उसने उसे मारा, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे पहले से स्पष्ट रूप से अलग थे। अर्जुन रायजादा ने तुरंत रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे धीरे से सांत्वना दी, ठीक है, अब और रोना बंद करो। कभी कभी मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि आप दिन की रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं हैं या रात की रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं। तुम दिन में बर्फ की तरह ठंडी क्यों रहती हो और रात में एक छोटी बच्ची की तरह शरारती क्यों रहती हो? तुम सचमुच एक परेशान करने वाली छोटी हो। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने हल्के से गुनगुनाते हुए अपने गुलाबी होंठ फुलाए, जबकि उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। उसकी बड़ी पुतलियां अर्जुन रायजादा पर टिकी हुई थीं, एक अन्यायग्रस्त बच्चे की तरह। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को देखते हुए उसकी नाजुक जेड जैसी नाक के पुल पर अपनी उंगलियों को कोमलता से रगड़ा। ली रुओ ने अपना चेहरा अर्जुन रायजादा की छाती पर टिका दिया और धीरे से बुदबुदाया, तुम ही थे जिसने मुझे पागल बना दिया, तुम बुरे आदमी। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर आह भरी और कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। दरअसल मैंने सोचा कि इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन बेवकूफ, अगर तुमने जाने की हिम्मत की, मेरे पास अभी भी तुम पर प्रभाव है। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अचानक अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहा, सबसे पहले मेरे हाथों में तुम्हारा अनुबंध है, इसलिए यदि तुमने सीधे बाहर जाने की हिम्मत की तो तुम्हें अनुबंध के उल्लंघन के लिए तियान्या समूह को कई गुना दंड देना होगा। दूसरी बात, तुम्हारा दास अनुबंध मेरे साथ है। ये कहते हुए रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने दास अनुबंध उठाया जिस पर अर्जुन रायजादा ने हस्ताक्षर किए थे। ये अर्जुन रायजादा चौंक गया। इसके अलावा आपने झांग दादन के $5 मिलियन भी छीन लिए। अगर कैप्टन झांग को इस रोमांस के बारे में पता चल गया तो ही आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अपनी उंगलियों पर गिनती जारी रखी, अर्जुन रायजादा को डांटते हुए, कल आपने कहा था कि झांग यांटोंग एक बेहद बदसूरत महिला थी। अगर उसे पता चल गया तो यह एक बड़ा पाप होगा, एक प्रथम श्रेणी का अपराध।
अर्जुन रायजादा का पूरा शरीर कांप उठा और उसने मन ही मन सोचा कि यह महिला वास्तव में बहुत बुरी तरह से द्वेष रखती है। ऐसा लग रहा था कि उसे सावधान रहना होगा, वरना वह किसी भी समय मारा जा सकता था। थोड़ा कांपते हुए अर्जुन रायजादा ने कहा, ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। देखते हैं कि तुम मुझसे फिर से इस्तीफा देने की बात करने की हिम्मत करते हो या नहीं। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने गुस्से से कहा। देर हो रही है, काम से छुट्टी का समय हो गया है। अर्जुन रायजादा ने बाहर देखा, रात की रोशनियां धीरे धीरे चमक रही थीं। चकाचौंध करने वाली रोशनियां और नियॉन रंग एक असामान्य चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। ली रुओ ने सिर हिलाया और अर्जुन रायजादा द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव को पकड़े हुए पूछा, अर्जुन रायजादा, आपने इस प्रस्ताव को इतने कम समय में पूरा कर लिया, आपको क्या लगता है कि यह कितना व्यवहार्य है? 80%। अर्जुन रायजादा ने आत्मविश्वास से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को उत्तर दिया। इतना ऊंचा? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की आंखें चौड़ी हो गईं। जमीन का वह टुकड़ा कंपनी के लिए कांटे की तरह था, जिससे अशांति और रातों की नींद हराम हो गई थी। यदि अर्जुन रायजादा वास्तव में उस जमीन के टुकड़े की समस्या को हल कर सके, तो वह निश्चित रूप से कंपनी के लिए एक महान नायक बन जाएगा। ली रुओ ने गहरी सांस रिया ओबरॉय और कहा, ठीक है, मैं कल आपके प्रस्ताव की गंभीरता से समीक्षा करूंगी। यदि यह वास्तव में व्यवहार्य है, तो मैं इसे बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत करूंगा। एक बार यह स्वीकृत हो जाए, अर्जुन रायजादा, आप कंपनी के महान नायक होंगे। ठीक है, लेकिन हीरो बनने से पहले क्या मैं पहले अच्छा खाना खा सकता हूं? अर्जुन रायजादा ने आह भरी। ही, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा और खिलखिलाकर हंसी, फिर अर्जुन रायजादा के साथ हाथ मिलाया और बाहर निकल गई। बाहर रोशनी चमक रही थी जब रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं और अर्जुन रायजादा त्यान्या समूह से एक विशेष रेस्तरां की ओर जा रहे थे। ली रुओ ने कहा कि वह अर्जुन रायजादा को एक अनोखे भोजन स्थल पर ले जाना चाहती थी, और जल्द ही कार जियांगमिंग पर्वत की तलहटी में पहुंच गई। यहाँ रात काफी धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने एक झील के किनारे कार रोकी और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने झील के किनारे एक द्वीप की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, रेस्तरां उस द्वीप पर है। यह एक बहुत ही विशिष्ट जगह है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और व्यंजन स्वादिष्ट हैं। हे, अमीरों के आनंद के लिए एक जगह, अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे ही रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने उसका हाथ पकड़ा और झील के ऊपर बने पुल की ओर चल पड़ी। सुरक्षाकर्मियों ने कार पार्क करने में मदद की, जबकि अर्जुन रायजादा रात के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहा था। बीच बीच में हल्की हवा चल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे मिस फेंग उसे दुलार रही हो। 100 अध्याय 96 अध्याय 94 भूलने की बीमारी। झील की सतह पर विपरीत किनारे से आने वाली रंगीन रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। हवा के झोंके से इसमें मछली के शल्कों जैसी लहरें भी उत्पन्न होती थीं, जो एक के बाद एक चंचल ढंग से टिमटिमाती रहती थीं। हालांकि ये दृश्य विलासिता और अतिरेक से इतना भरा हुआ था कि यह अनिवार्य रूप से एक चिकना एहसास देता था। इस रात्रि बाजार में यद्यपि शहरी नाइटलाइफ के असाधारण पैमाने और वर्ग का अभाव था, तथा शहरी सुंदरियों के लिए आवश्यक शैली और रोमांटिक माहौल नहीं था, फिर भी इन भीषण गर्मी के दिनों में इसमें एक मजबूत ग्रामीण आकर्षण था। यह एक खूबसूरत दृश्य था जो लोगों के दिलों में अंकित हो गया। ये जगह बहुत सुंदर है। अर्जुन रायजादा हल्के से मुस्कुराया। बिल्कुल, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ की शैली और स्वाद वास्तव में अच्छा है। यही कारण है कि उनके पास इतने सारे ग्राहक वापस आते हैं। अर्जुन रायजादा ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के पीछे द्वीप पर स्थित रेस्तरां तक गया। रेस्तरां वास्तव में अद्वितीय था, जो सफेद यूरोपीय शैली के बगीचे की बाड़ से घिरा हुआ था, तथा अंदर के पेड़ों और फूलों को विशिष्ट मानकों के अनुसार सजाया गया था, जो इसे एक विशेष नवीनता प्रदान करता था। रास्ते भूरे रंग की टाइलों से बने थे, बिल्कुल भी फिसलन भरे नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अंदर चले गए, फिर झील के पास एक स्थान चुना। यहाँ बैठने की व्यवस्था फैली हुई थी, जिससे भोजन करने वालों के बीच गोपनीयता बनी रहती थी, इसलिए बातचीत से अन्य ग्राहकों को परेशानी नहीं होती थी। ऐसी व्यवस्था को काफी उचित माना गया। ली रुओ ने फलों का सलाद और एक पे का ऑर्डर दिया। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रेंच स्टेक का ऑर्डर दिया और साथ में फोई ग्रास सॉस और एक ग्लास रेड वाइन भी मंगवा ली। अर्जुन रायजादा द्वारा ऑर्डर की गई वस्तुओं का मूल्य 500 से अधिक था, लेकिन रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
जब भोजन आया तो रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने धीरे धीरे अपने फलों का सलाद कांटे से खाया, जबकि अर्जुन रायजादा ने अपना स्टेक खा लिया। फोई ग्रास सॉस बहुत स्वादिष्ट था और खाते समय अर्जुन रायजादा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यहाँ का वातावरण अच्छा है और खाना भी बुरा नहीं है। स्टेक को मध्यम दुर्लभ पकाया गया है और हालांकि फोई ग्रास सॉस असली नहीं है, फिर भी यह कुछ घटिया उत्पादों से कहीं बेहतर है। कितना अजीब है, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये पहचानने में सक्षम होना कि यहाँ की फोई ग्रास सॉस असली नहीं है, इसका मतलब है कि कम से कम आप एक विशेषज्ञ हैं। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैंने इस विषय पर थोड़ा अध्ययन किया है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। अर्जुन रायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दरअसल ये विचार अचानक उसके दिमाग में आए। जैसे जैसे दोनों खाना खाते और बातें करते रहे, रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अर्जुन रायजादा में बढ़ती हुई रुचि महसूस हुई, खासकर आज के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परछाई उसके दिल में गहराई से अंकित हो गई हो और उसके आधे हिस्से पर छा गई हो। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन आज अर्जुन रायजादा के सामने उसने इतना कमजोर पक्ष दिखाया। वास्तव में रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को यह एहसास नहीं था कि वह अनजाने में अर्जुन रायजादा के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन वह इसका सामना करने से डरती थी। जब भी वह इसके बारे में सोचती थी तो वह इस विचार को टालने से खुद को नहीं रोक पाती थी और गहराई में जाने से डरती थी। अर्जुन रायजादा। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अचानक अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखा। अर्जुन रायजादा ने नैपकिन से अपने होंठ पोंछे। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? रोमांटिक डिनर के बाद क्या आप मुझे कोई रोमांटिक बात कहने वाले हैं? चुप रहो। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आगे बढ़ो। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने उत्सुकता से पूछा। ये अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। जब यह वर्णन करने की बात आई कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था, तो अर्जुन रायजादा स्वयं भी वास्तव में नहीं जानता था, क्योंकि जब से वह याद कर सकता था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा क्योंकि मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, आपने अपनी याददाश्त खो दी है। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि वह अर्जुन रायजादा के करीब झुक गई, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, वे कहते हैं कि याददाश्त खोना बहुत दर्दनाक होता है। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आप पहले किस तरह के व्यक्ति थे। क्या आपकी पत्नी या बच्चे थे? एक गर्लफ्रेंड? मुझे नहीं पता। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थीं। ये भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की दुर्दशा है। अर्जुन रायजादा। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने धीरे से अर्जुन रायजादा को पुकारा, उसके गाल लाल हो गए। अर्जुन रायजादा चौंका और हंसा, यह क्या है? मैं सोच रही थी। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया, फिर फुसफुसाया, मैंने सोचा, चलो याददाश्त से पहले एक प्रेम प्रसंग करते हैं, ठीक है? अर्जुन रायजादा दंग रह गया और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं को अविश्वास से देखते हुए बोला, स्मृति से पहले प्रेम संबंध से तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार जब तुम अपनी याददाश्त वापस पा लोगे तो हम अलग हो जाएंगे। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने कहा। उसने अपनी आंखें झपकाई और अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराए। हम ऐसा क्यों करेंगे? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मुझे आपके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि पहले आपकी पत्नी और बच्चे थे, या शायद कोई गर्लफ्रेंड थी। एक बार जब आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो हो सकता है कि आप फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएं। उसके बाद से हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं मुस्कुराए और अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए बोली, और हो सकता है कि जब तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल जाए तो तुम नहीं रहोगे। और मुझे आप अभी जैसे हैं वैसे ही पसंद हैं। अर्जुन रायजादा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगी। ये निश्चित रूप से एक जोखिम भरा खेल था और जो भी इसमें फंसता उसे भविष्य में चोट लगना तय था। ली रुओ, क्या तुम अभी दिन वाले हो या रात वाले?
अर्जुन रायजादा ने चौंकते हुए पूछा। हे अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? रिया ओबरॉय र पे छोटे ऊ की मात्राओं ने अर्जुन रायजादा की नाक पर चुटकी काटी, फिर एक वेटर को बिल देने के लिए बुलाया और अर्जुन रायजादा की बांह खींचते हुए कहा, चलो बार में चलते हैं और डांस फ्लोर पर चलते हैं। उसके बाद उसने तुरंत अर्जुन रायजादा को खींच लिया और शहर के केंद्र की ओर भाग गई। ली रुओ ने अपने रोमांटिक रिश्ते पर फैसला लेने से पहले अर्जुन रायजादा की सहमति का लगभग इंतजार नहीं किया था। ये लड़की केवल 23 साल की थी, बहुत बूढ़ी नहीं पर जवान भी नहीं। उसका स्वभाव अभी भी अस्थिर था और उसका व्यक्तित्व अभी भी स्थिर नहीं हुआ था। कार सीधे शहर के बार की ओर चली गई। ली रुओ ने रोलिंग स्टोन बार नामक स्थान चुना। उनके अंदर प्रवेश करने से पहले ही अंदर से शोर बाहर आने लगा था, जिससे कान के पर्दे धड़कने लगे। प्रवेश द्वार पर कुछ मैले कुचैले लड़के बैठे थे, उनमें से कई के हाथ में टिन की पन्नी का एक टुकड़ा था, जिस पर सफेद पाउडर छिड़का हुआ था। उनमें से एक ने नीचे लाइटर पकड़ा हुआ था और टिन की पन्नी को सेक रहा था, जबकि उसके ऊपर एक समूह इकट्ठा था, मानो अंधेरे में भूखे चूहे भोजन की तलाश में हो। ड्रग्स, नशीली दवाओं का उपयोग। रिया ओबरॉय र पे छोटे ऊ की मात्राओं अचानक ठिठक गई। नशेड़ियों का एक झुंड। अर्जुन रायजादा ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, जियांगबेई शहर में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यदि इस मुद्दे को उचित ढंग से नहीं सुलझाया गया तो इससे परेशानी पैदा होगी। ली रुओ भयभीत हो गई और लगभग अर्जुन रायजादा से चिपक गई जब वे बार में दाखिल हुए, जहां शोरगुल भरी आवाजों की एक लहर ने उन्हें मारा। जैसे ही वे अंदर गए, गर्म हवा के एक झोंके ने उन्हें घेर लिया और मंच पर रॉक बैंड की ध्वनि ने पूरे बार को हिला दिया। मंच पर रॉक बैंड बज रहा था और नीचे डांस फ्लोर पर पुरुष और महिलाएं आंखें बंद करके सुर में सिर हिला रहे थे। 10 में से 8 लोग नशे में हैं। अर्जुन रायजादा ने डांस फ्लोर पर मौजूद लोगों की ओर इशारा किया। ली रुओ ने अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ा और फिर बार में 2 ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा, उसे एक जानकार नजर से देखा और पूछा, अरे दोस्त, स्केटिंग करना चाहोगे? नहीं धन्यवाद। अर्जुन रायजादा ने बारटेंडर की ओर देखा और फिर पूछा, आप अपनी आपूर्ति कहां से लाते हैं? क्या आपको पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? हे चिंता मत करो, हमारे पास गारंटीशुदा स्रोत है। बारटेंडर मुस्कुराया और बोला, पूरे जियांगबेई शहर में यानबुआ से ज्यादा दुर्जय कौन हो सकता है? इसके अलावा पुलिस बल में हमारे अंदरूनी लोग भी हैं। एक बार पुलिस कार्रवाई कर दे तो हमारे पास इससे निपटने के तरीके होंगे, इसलिए चिंता मुक्त होकर आनंद ले। अर्जुन रायजादा ने एक गिलास पकड़ा और रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं का हाथ अपने हाथ में लेकर बार में सोफे पर बैठ गया। बार हमेशा प्यार की तलाश के लिए एक बेहतरीन जगह होती है। हड़ताल पर बैठी महिलाओं के समूह शराब पी रहे थे या पुरुषों द्वारा उन पर दबाव डालने और उनके लिए शराब खरीदने का इंतजार कर रहे थे। पुरुष कोनों में बैठे हुए बार में मौजूद विभिन्न महिलाओं के प्रति वासना से भरे हुए थे। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना भाग्य आजमाने लगते थे जो उन्हें लगता था कि उनके हाथ लग सकता है। यदि वे सफल हो गए तो अगला कदम होटल के कमरे में जाना होगा। ली रुओ के आगमन से बार में बैठे पुरुष इतने उत्साहित हो गए मानो उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, जबकि जो महिलाएं रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं की ओर नाराजगी से देख रही थी, मानो रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं ने उनके पतियों को चुरा लिया हो। ली रुओ, कोई जल्द ही आपके पास आएगा और आपको पटाने वाला है। अर्जुन रायजादा ने बार को देखा और जैसे ही वह अंदर गया, उसकी गहरी इंद्रियों ने सब कुछ देख लिया। 1 बजे की दिशा में एक आदमी की निगाह रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के शरीर से कभी नहीं हटी थी। 11 बजे एक और आदमी ने दोस्तों के साथ बातचीत खत्म की थी और ऐसा लग रहा था कि वे दांव लगा रहे थे, और अर्जुन रायजादा ने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि उनके दांव का निश्चित रूप से रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के साथ कुछ लेना देना था। 1 बजे वाला आदमी खड़ा हो गया। वह लगभग 1.75 मीटर लंबा था, बहुत लंबा नहीं लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत था, और उसका चेहरा काफी पीला था जिसमें एक सुंदर लड़का होने की क्षमता थी। वह आदमी कदम दर कदम उनकी दिशा में चलने लगा। अर्जुन रायजादा ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस आदमी को आते देखा। वह आदमी रिया ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्राओं के पास आया और एक आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए बोला, लेडी, क्या मैं आपसे नृत्य के लिए पूछ सकता हूँ? ली रुओ अचंभित हो गई और उत्सुकता से अर्जुन रायजादा की ओर देखने लगी। उसने इतना सटीक अनुमान कैसे लगाया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन तभी जब मेरा बॉयफ्रेंड राजी हो।
वह आदमी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी नजर अर्जुन रायजादा पर गड़ाते हुए कहा, दोस्त तुम इतने कंजूस नहीं हो सकते, है ना? मैं आमतौर पर कंजूस व्यक्ति नहीं हूँ। अर्जुन रायजादा ने जो पहली बात कही, उससे रियर ओबरॉय पे छोटे ऊ की मात्रा स्तब्ध रह गई और जो आदमी आगे आया था, वह रोमांचित लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आज वह इतना भाग्यशाली हो? क्या इतनी अच्छी औरत उसकी मुट्ठी में आ सकती है? हालांकि अर्जुन रायजादा ने आगे कहा, लेकिन एक आदमी के पास दो चीजें होती हैं जिन्हें वह उधार नहीं दे सकता, पहली उसकी प्रेमिका है और दूसरी उसका पैसा है। उस आदमी ने अर्जुन रायजादा को घूरा और व्यंग्य किया, क्या होगा अगर मैं आज रात इस महिला के साथ नृत्य करने पर जोर दूं? तो फिर आपको पूछना होगा कि क्या मेरी मुट्ठी सहमत है? अर्जुन रायजादा ने कॉफी टेबल पर क्रिस्टल एस्ट्रे को पकड़ते हुए कहा। उसने उस आदमी को घूरा, उसका हाथ कस लिया और क्रिस्टल एस्ट्रे राख में बदल गई। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत वहां से चला गया। ली रुओ अर्जुन रायजादा के करीब झुकी और उसके गाल पर एक चुंबन देते हुए कहा, बुरा नहीं है, यह मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। हाँ हाँ, अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और हंसने लगा।